इंडिया में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। हर घंटे 2 बच्चों का यौन शोषण होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 1.6 लाख क्राइम्स हुए थे पिछले कुछ एक साल में, जो मोर देन डबल है इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो लगभग 14 से 15% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में हमारी इस गंदी सोच की ग्रोथ हो रही है सोसाइटी की। 40% बच्चे जो हैं उनकी उम्र 12 साल से कम है। और कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि इस मुद्दे को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सॉल्व किया जाए, जो समाज के साथ लड़ते हैं, जो इसका बीड़ा अपने कंधों पे उठाते हैं। आज मैंने सोचा कि इस सेंसिटिव मुद्दे पे उनसे बात की जाए, उनसे ज्ञान लिया जाए कि ऐसी सिचुएशंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। पिछले 17 साल से ये इस मोर्चे पे डटी हुई हैं। सो रेखा मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। क्या ये एक बैड टच है, गोद पे बिठाना बच्चे को या बच्ची को? किस एज तक एक्सेप्टेबल है, किस एज तक नहीं है? जब आप ऐसे बच्चों से मिलते हो, क्योंकि आप तो इतने सालों से मिलते हो, क्या कोई पैटर्न होता है कि इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है या इनका जो एनवायरनमेंट है, उसके क्या कोई कॉमन एस्पेक्ट्स होते हैं? जो अपर मिडिल क्लास है या हायर क्लास है, उनको साइको सोशल सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। उनके घर के माहौल में डिफरेंस है, तो हमारे अप्रोच में भी अकॉर्डिंगली डिफरेंस होता है। मैम, तो पॉक्सो केस वाकई में यूजफुल है कि यूजफुल है। ये ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है? जितने पॉक्सो के केसेस आ रहे हैं ना, उतने ही हमारे पास में ये मिसिंग केस में दर्ज एफआईआर आ रही है। लड़की अपनी मर्जी से घर से भाग रही है। लड़कियां भाग रही हैं, किस लिए? पापा ने डांट दिया था। इज देयर अ टाइमलाइन फॉर एवरी अकाउंटेबिलिटी की जो मुझे पता होनी चाहिए कि इतने टाइम पे ये होना चाहिए, इतने टाइम पे ये रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए? आर वी कॉवर्ड एनफ नॉट टू डू इट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, एंड हम बच्चों की जब वो अकेले में होते हैं तो उसके फायदा उठाने की कोशिश करते हैं? तो वो जो अंकल है ना, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो सोच रहे हैं कि वो उस बच्ची से बात कर रहे हैं। उस बच्ची से बात करते करते वो बच्ची को कितना अपने करीब और किस तरीके से, देखिए, करीब लाना और किस तरीके से करीब लाना, देयर इज अ डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू यू, व्हेन इज द राइट टाइम टू कि हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना शुरू करें? एज की क्राइटेरिया हमें ना सेट करते हुए हमें अपने बच्चों की मैच्योरिटी देखनी पड़ेगी। कैन यू आइडेंटिफाई विद दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, आर देयर पैटर्न्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन अ चाइल्ड की इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि मुझे अपनी सोसाइटी का गंदा फेज देखने को मिल रहा है कि सोसाइटी में ऐसे हैवान भी हैं। मैम, कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि जिसमें आपने देखा हो कि सिस्टम में ही तेज एक्सप्लॉइटेशन इतने वेल एंट्रेंस्ड हैं कि सिस्टम के जो लोग प्रोटेक्टर हैं वही प्रेडेटर बन चुके हैं? ऐसे भी केसेस हैं जहाँ माँ बाप कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाओ, इस लड़के को अंदर करना है। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवलेशंस विद मानस जी ऑन मानस वर्स। मैं कई बार ही सोचता हूँ कि पता नहीं हम किस टाइप की सोसाइटी में रहते हैं। क्राइम हर तरफ बढ़ता जा रहा है। खासकर ये मुझे बहुत पीड़ा देता है जब मेरे को पता चलता है कि कोई क्राइम बच्चों के प्रति हो रहा है। इंडिया में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। हर घंटे 2 बच्चों का यौन शोषण होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 1.6 लाख क्राइम्स हुए थे पिछले कुछ एक साल में, जो मोर देन डबल है इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो लगभग 14 से 15% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में हमारी इस गंदी सोच की ग्रोथ हो रही है सोसाइटी की। 40% बच्चे जो हैं उनकी उम्र 12 साल से कम है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है कि जब आप ऐसी चीज देखते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, क्यों होती है, कैसे होती है, बच्चों पे क्या बीतती है, बाद में उनको कैसे रिहेबिलिट किया जाता है, लॉ के प्रोविजंस क्या हैं। फर्ज कीजिए कि अगर आपने सड़क पे किसी बच्चे को देखा कि उसके साथ वो एक लापता बच्चा है या उसके साथ किसी तरीके की घिनौनी हरकत हुई है, आज की डेट में मुझे तो नहीं पता कि मेरे को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊँ। उसके बाद क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, और बच्चे पे क्या बीती वो तो पता ही नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता और ना ही मैं कल्पना करने के योग्य हूँ। और कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि इस मुद्दे को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सॉल्व किया जाए, जो समाज के साथ लड़ते हैं, जो इसका बीड़ा अपने कंधों पे उठाते हैं। आज मैंने सोचा कि इस सेंसिटिव मुद्दे पे उनसे बात की जाए, उनसे ज्ञान लिया जाए कि ऐसी सिचुएशंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे जो हमारे सोसाइटी के अंदर गिद्ध लोग बैठे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, किस टाइप के क्राइम हो रहे हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, ऐसे क्राइम अगर दुर्भाग्यवश हो जाएं तो फिर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सो फ्रेंड्स, मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ हैं आज श्रीमती रेखा शुक्ला जी। शी इज़ अ मेंबर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमीशन दिल्ली। इनकी अपनी एक एनजीओ भी है। पिछले 17 साल से ये इस मोर्चे पे डटी हुई हैं। सो रेखा मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू। सबसे पहली बात मैम, आप 17 साल से इस मोर्चे पे जुड़ी हैं, डटी हुई हैं। आप यहाँ कैसे आए और क्यों आए? जब हम जैसे कुछ लोग समाज के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, तो समाज में कौन है? महिला, बच्चे, पुरुष भी हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे तो काम
एनवायरनमेंट के अलावा महिलाओं और बच्चों पर हो रहा है। आप महिलाओं के लिए काम शुरू करोगे तो बच्चे अटैच्ड हैं, बच्चों के लिए काम शुरू करोगे तो महिलाएं अटैच्ड हैं। तो जब मैंने सोशल वर्क की फील्ड में कदम रखा तो कुछ एक आध किस्से ऐसे हुए कि अपने आप ही मैं जुड़ती चली गई, अपने आप ही लोगों को पता चलता गया कि एक कोई हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। तो जब लोग आपको रीच आउट करना शुरू कर दिए और जब मैंने और थोड़े बहुत मुद्दे उठाने शुरू कर दिए तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ते गए और आपको के पास काम आता गया, आप काम करते चले गए बिना किसी पोजीशन के, बिना किसी मतलब के। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ शुरू हुई, जो कि मैं बता रही हूँ आपने 17, मैं तो बोलूँगी मैं 18-19 सालों से करीब लगी हुई हूँ इस काम में। मैम, तो आपको याद है कि पहला जो ट्रिगर पॉइंट था या केस था, वो क्या हुआ था, किसके साथ हुआ था? क्या वो आपके बहुत ही निकट संबंधी थे? सॉरी इफ आई एम एनक्रोचिंग योर पर्सनल डोमेन, लेकिन मेरी वो ऐसी कोई नियत नहीं है, जो भी आप शेयर कर सकें। मैं क्लास 8th में थी। उस समय हमारे स्कूल ने पहली बार इनिशिएटिव लिया था कि एक हॉस्पिटल से थे, मुझे इस समय एग्जैक्टली याद नहीं है, आई एम सॉरी, बहुत साल पुरानी बात हो गई है ये, कि उनको सेशन के लिए हमारे यहाँ क्लास में वो आए थे, जिन्होंने समझाया था बच्चों को, हम तो बच्चे ही थे 7th-8th में, कि गुड टच बैड टच जो आजकल लोग करते हैं वो हमें उस ज़माने में थोड़ा बहुत बहुत खुल के नहीं समझाया गया था। ये आज मुझे अभी भी याद है क्योंकि हमें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया गया था लड़कियों को, लड़कियों की क्लास अलग ली गई थी, लड़कों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था उस समय। ये भी मुझे अच्छे से याद है कि वो डिफरेंस जो है था उस समय, लड़के अलग रहें, ये ना सुने, ये लड़कियों की बात है टाइप्स। तो सेशन के बाद उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोला था, अगर किसी को अलग से बात करनी है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए स्टाफ रूम में हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत ख़ास फ्रेंड थी, वो गई। मुझे नहीं समझ में आया कि इसके साथ क्या ऐसा हो सकता है या ये क्यों गई है बात करने के लिए। अब वही 7th-8th का बच्चा, एक एंजाइटी लेवल मेरा बढ़ गया कि क्या बात की इसने, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसकी सारी बातें मुझे पता। जब वो आई थोड़े टाइम बाद, मैं उसको कुरेदना मैंने शुरू किया, क्या हुआ था, क्या हुआ था, तुम क्या बात करने गई थी जो मुझे नहीं पता है तुम्हारी बात। उसने बताया कि उसके पड़ोस में एक अंकल रहते हैं और जब तब वो उसको बुलाते हैं उसके घर में। हम लोग 7th-8th के बच्चे जैसे होते हैं, कूदते फांदते चले जाते हैं अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ। उन्होंने उसके साथ में कुछ गलत टच किया था। तो मुझे उस समय उसने बताया, बट वो गलत टच या कुछ भी मुझे ठीक से समझ में नहीं आया था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं को ठीक है होगा, बट वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में बैठ गई थी बात कि एक अंकल टाइप अंकल जो हैं वो गलत छूते भी हैं। एनीवेज वो आगे हो गया और फिर मैंने धीमे धीमे जब हम बड़े हुए तो और किस्से सामने आए। तो जब मैंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो एक और किस्सा हुआ। एक तो ये हुआ था बहुत बचपन का, मुझे जो अभी भी याद है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी कुछ ना कुछ बातें रह जाती हैं। मेरे पास एक हमारे एनजीओ में जो थे 3-4 लोग, उसमें से अप्रोच किया कि दीदी ये है महिला, इसकी ना केस रजिस्टर नहीं हो रहा, ये बहुत परेशान है पिछले 3 दिनों से। तब तक आप अपनी एनजीओ एस्टैब्लिश कर चुकी थी? एनजीओ उसके पहले से इस्टेब्लिश थी, काम हो रहा था धीमे धीमे, जी। बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं ना लाइफ के, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं। उनमें से एक केस ये था जो बहुत स्ट्रॉन्ग केस, जो सबसे पहले मैंने डील किया था और केसेस के अलावा, कि वो 3 दिन से भाग रही है एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन, दूसरे से तीसरे। क्यों? क्योंकि उसकी बच्ची गायब थी। बच्ची उस समय थी 14 साल की, वो मिल नहीं रही है, 3 दिन हो गया, 3 दिन से लड़की गायब है और पुलिस स्टेशन में केस दर्ज नहीं हो रहा है। बड़ा मुद्दा था, मुझे भी गुस्सा आया कि पता नहीं बच्ची के साथ क्या हो जाए। हम लोग पूरा, हम 3-4 महिलाएं, हम लोग गए पुलिस स्टेशन। तो पुलिस का कहना यह था कि मैडम जहाँ से बच्ची गायब हुई है उसका जुरिस्डिक्शन दूसरे पुलिस स्टेशन में आता है, ये रहती जहाँ है उसका जुरिस्डिक्शन दूसरी पुलिस स्टेशन है, तो ये वहाँ दर्ज होगा, ये वहाँ दर्ज होगा। तो वो 2 पुलिस स्टेशन खेल रहे थे उसके साथ में, और 3 दिन हो चुका था, 14 साल की बच्ची का पता नहीं चल रहा था। मैंने एसीपी से मुलाकात की, जिनके जुरिस्डिक्शन में दोनों थाने आते थे। मैंने एसीपी साहब से सिर्फ एक बात बोली थी, ये भी आपके अंडर में, ये भी आपके अंडर में। मुझे नहीं पता कि आप किस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तो प्लीज़ एटलीस्ट एफआईआर तो करिए, ढूंढना तो शुरू हो कि बच्चा है कहाँ, बच्ची कहाँ गई है।
क्योंकि गायब इसकी माँ के सामने से एक लड़के के साथ में वो बाइक पे बैठ के गई थी कि मैं अभी 10 मिनट में आ रही हूँ, और 10 मिनट का 3 दिन हो चुका है। फिलहाल एक थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, और यहाँ जो शॉकिंग बात ये है कि हमने दर्ज की है करीब 6 से 7 बज रहा था उस समय। एफआईआर दर्ज होके एफआईआर नंबर मिल गया था और सर्कुलेट हो जाती है, जब एफआईआर दर्ज होती है तो सर्कुलेट होती है। रात के 9:30 बजे उस बच्ची का पता भी चल गया, सेम डे। जो 3 दिन से बच्ची का पता नहीं चल रहा था, सेम डे रात के 9:30 बजे माँ बाप के पास फ़ोन आता है पुलिस वालों का कि आपकी बच्ची मुंबई में मिली है। जो बच्ची दिल्ली से गायब हुई थी वो मुंबई में मिल गई है, और माँ बाप को बोला कि साथ में चलो, अब बच्ची को लेकर आना, क्योंकि शिनाख्त बच्ची की तो वो वही करेंगे पहचान। मेरे पास फ़ोन आया था तो हमने कहा कि ठीक है, अगर बच्ची मिल गई आप जाओ देखो। बच्ची आई, बच्ची ने क्या, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि साफ उसको मना कर दिया गया था। जो बच्ची ने बैठ के मुझे बताया कि नहीं मैडम, हम मुझे ना अकेले कमरे में पुलिस और सबसे बात हुई है, उन्होंने मना कर दिया है कि अगर तुम चाहती हो कि सारा केस ख़त्म हो जाए, तुम ठीक से घर चली जाओ, तो कुछ भी किसी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें यहाँ से घर भेज रहे हैं। पुलिस ने बोला है? मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन और भी बड़े लोग मौजूद थे वहाँ पर, जहाँ पर उसके माँ बाप को बाहर बैठा दिया गया था कि आप लोग बाहर बैठो, हमें बच्चे से बात करनी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये अलाउड है? नहीं, एक माँ, मतलब माँ अलाउड है कि साथ में बच्ची के कोई ना कोई रहे। जब बयान ले रहे होते हैं हम लोग, हमारे जजेस, तो ज़्यादातर होता है कि बाहर बैठ जाए, लेकिन अगर बच्ची कहे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मेरे को चाहिए कोई ना कोई, तो दे यूजली अलाउ। नहीं तो महिला बच्ची पुलिस डरी को हुई है, बुलाएंगे या जो भी है। हाँ, एक डरी हुई होती है बच्ची है, कुछ भी होती है, तो फिर अदरवाइज अलाउड नहीं होते। लेकिन उस समय बयान नहीं हो रहे थे, उस समय ये बात हो रही मैजिस्ट्रेट, थी। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने की बात सामने नहीं की हो रही है नहीं, ये? सामने बयान नहीं हो रहे थे, जुडिशियल ओके। मजिस्ट्रेट के सामने की बात नहीं है, क्योंकि बच्ची वहाँ के मुंबई के एक उसमें थी, शेल्टर में थी, शेल्टर होम में पाई गई थी। क्योंकि जब आप एफआईआर होता है ना, तो एक आप जिप नेट पे पूरा डाल देते हैं कहाँ पर है ये बच्ची, तो जिसके उसमें जुरिसडिक्शन में होता है उनको पता होता है, तो वो खबर देते हैं कि हाँ भाई ये बच्ची इस होम में रखाई गई है करके। तो वहाँ से पता चला होगा, क्योंकि उस समय मुझे इतना जानकारी नहीं थी कहाँ से पता चला, कैसे पता चला। फिलहाल बच्ची आ गई दिल्ली, दिल्ली में बच्ची को छोड़ दिया गया, लेकिन उसने कुछ भी रिवील नहीं किया, और उसके माँ बाप शायद 1 महीने के अंदर गांव चले गए थे, छोड़ दिया था शहर दिल्ली। अब वो बात मैं आज तक नहीं भूली हूँ, और शायद इसीलिए अब जब भी छोटी सी भी बात होती थी किसी बच्चे या बच्ची के लिए, मैं फ़ौरन एकदम तन्मयता से काम करना शुरू कर देती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इस बच्ची के साथ या इस बच्चे के साथ कुछ हो, और वो पता भी ना चले क्या हुआ उसके साथ में। तो आपको कभी पता चला कि उस बच्चे के साथ हुआ क्या था? नहीं पता चला भाई साहब, क्योंकि उसने मानस साफ मना कर दिया था कि मैडम मैं नहीं, मैंने जबकि उसको बहुत काउंसलिंग की थी कि बेटा हम फिर से केस खुलवा देते हैं, केस क्लोज हो चुका था, लेकिन उसने कहा कि मैडम, उसकी माँ ने भी बोला मैडम हमें किसी पचड़े में नहीं पड़ना, मैं बच्ची को लेकर गाँव जा रही हूँ। मैम जब वो शेल्टर होम से मिली थी वहाँ पे बॉम्बे में, राइट, तो वो क्या शेल्टर होम ने एफआईआर लॉन्च कराई थी कि हमें ऐसे ऐसी कोई बच्ची मिली है, मतलब जो इनको एक इतने घंटों में एफआईआर मिल नहीं गई होता है? है, मैं आपको हाँ जी। बताती हूँ। जब शेल्टर होम के पास में बच्ची आती है तो वो डीडी जीडी एंट्री होता है, जनरल डायरी एंट्री होती है पुलिस की, वो होती है। तो एफआईआर वो तो उन्होंने यहाँ हुई करवाई थी, थी, हाँ, तो एफआईआर दैट तो इज यहाँ, वाई ये लोग इतनी जल्दी उसे ट्रेस कर हाँ, पाए। क्योंकि मिसिंग की एफआईआर यहाँ हुई दिल्ली में, तो वो ट्रेस हो जाती है, और ये होता है, ये एक प्रोसीजर है पुलिस वालों के साथ में। अच्छा, वो वहाँ पहुँची कैसे, ये भी आपको बताती हूँ मैं। लड़की जिस लड़के के साथ में गई थी, उस लड़के ने उसको दूसरे लड़के को दिया, वो उसके साथ बैठ के गई, फिर वो पहुंची किसी होटल में, वो लेकर गए उसको, जो कि बच्ची बता रही थी कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं, आई हाईली डाउट। फिर वो बच्ची मुंबई के रेलवे स्टेशन पर मिली थी अकेले बैठे हुए। और तब उसको ये वहाँ याद पर नहीं है कि वो कैसे पहुंची हो? उसको कुछ याद नहीं है, उस समय भी वो कुछ ऐसी ही हालत में मिली थी जो कि पुलिस वाले ने बताया था। जब बाद में पूछा गया, उसने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन 2 औरतें थीं में, जिन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था, और मुंबई के स्टेशन पे वो मेरे साथ बैठी थीं। फिर वो कहाँ गईं, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। शायद भगवान की मर्ज़ी थी कि बच्ची बच गई। जो वहाँ पर जो के में जो कोई भी होगा या जो भी महिलाएं थीं, वो उसको छोड़ के या तो पुलिस को देखा होगा या क्या हुआ होगा, उसका सिनेरियो तो मैं डिफाइन वो नहीं बता सकती, लेकिन शायद ये भगवान का शुक्र था कि वो बच्ची बच गई, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि वो बेचने के लिए जा रहे थे। और इस केस में हमारे पास कम से कम 10 कॉल्स आई थी डराने धमकाने के लिए। किसका नंबर था, क्या था, कुछ ट्रेस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली नहीं आ रहा था,
माँ के पास आ रहा था किसी, आज तुम्हारी बच्ची उस होटल में है, जाओ देखो उस होटल में है। यहाँ तक कि वो लोग दिन रात दौड़े हैं, जिस भी जगह का वो बता देता था फ़ोन पे वो उस जगह जाते थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, केस क्लोज हो गया। तो पीछे का मैं शायद ज़्यादा ना वो लेते हुए एग्जाम्पल या उसको ना बीती बातों को मैं दोहराऊं, लेकिन अब मैंने करा हुआ है कि किसी और बच्चे के साथ में ऐसा ना होने पाए, कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लाना ही लाना है। मैम एक बात बताइए, जब आप ऐसे बच्चों से मिलते हो, क्योंकि आप तो इतने सालों से मिलते हो, क्या कोई पैटर्न होता है कि इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है या इनका जो एनवायरनमेंट है उसके क्या कोई कॉमन एस्पेक्ट्स होते हैं? एक वनरेबल चाइल्ड क्यों वनरेबल बनता है, उसकी कोई बैकग्राउंड, कुछ कॉमन ट्रेंड्स हैं इसमें के? सारे बच्चे वल्नरेबल होते हैं, पहले तो ये नोट कर लीजिए, सारे बच्चे वल्नरेबल होते हैं। कोई बहुत समझदार मैच्योरिटी आने को 15 साल में भी आ जाती है, मैच्योरिटी आने को 50 साल में भी नहीं आती, तो उस लेवल को तो हम छोड़ ही देते हैं। अब इन बच्चों की जो आप बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, आप नोट करिएगा कि जो हमारे यहाँ केसेस दर्ज होते हैं बच्चों से रिलेटेड, आप डेटा भी अगर उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो हमारी एक कम्युनिटी है, लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी है, इकोनॉमिकली लोअर? इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, वहीं से हमारे पास में केसेस आते हैं। अच्छा। लेकिन केसेस क्या बड़े घरों में नहीं हो रहे हैं? बड़े घरों में भी हो रहे हैं, मिडिल क्लास में भी हो रहे हैं, लेकिन वो केसेस या तो वो दबा देते हैं या वो आगे कंप्लेंट नहीं करना चाहते या बढ़ाना नहीं चाहते केस को, वहीं की वहीं। बट ये जो स्ट्रैटा होती है, ये जब एक बार पुलिस थाना शुरू हो जाता है तो वो एक तो खुद डर भी जाते हैं, उनको बता भी दिया जाता है कि ये केस अब क्लोज नहीं होगा, तो या हम आगे कर रहे हैं कार्रवाई, इस कार्रवाई को बीच में हम रोक नहीं सकते, जिस भी तरीके से उनको समझाया जाता है। बट ज़्यादातर केस हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ही हम देखते हैं, एटलीस्ट जो रिपोर्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट हो रहे हैं, जो हमारे पास आ भी रहे हैं, जो एक आध बड़े बड़े स्कूलों से केस आए, बहुत बड़े बड़े स्कूलों का भी एक आध केस होते हैं, वो चलते हैं। बट पेरेंट्स जो होते हैं उनके पास में जब अपना प्राइवेट लॉयर्स हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, तो वो फिर बाद में हमारे पास में आते नहीं हैं ज़्यादातर, कि उसके बाद बच्चों का तो देखिए कुछ ऐसा नहीं होता। बच्चे तो फिर अपने घर के एनवायरनमेंट में उनको शुरू हो जाता है, स्कूल जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता है, उसका अपना जो मानसिक संतुलन है, या मानसिक जो हम बोलेंगे मेंटल हेल्थ है, वो वापस बार बार उसी अब्यूज़र के आसपास ही वो है, उसी कम्युनिटी में है जहाँ से वो अब्यूज़र आया था। तो उन लोगों को साइको सोशल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो अपर मिडिल क्लास हैं या हायर क्लास हैं, उनको साइको सोशल सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, उनके घर के माहौल में डिफरेंस है, तो हमारे अप्रोच में भी अकॉर्डिंगली डिफरेंस होता है। मैम बट एक बात बताइए कि जब आप कह रहे हो कि जो इकोनॉमिकली रिलेटिवली प्रिविलेज लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति घर में ठीक है, उनको साइकोलॉजिकली उतना इम्पैक्ट नहीं होता है नहीं जितना नहीं, साइकोलॉजिकली बच्चे पे इम्पैक्ट होता है, उतना ही बट होता उनको होगा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है ना, हमारे सपोर्ट की बेसिकली। आपकी आई एम आपके टॉकिंग संस्थान के अबाउट, सपोर्ट हाँ की, ऑल राइट। एग्जैक्टली, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बट दैट। सोसाइटी, लीगल फ्रेमवर्क, उन सबकी तो उनको उतनी सपोर्ट है। सब कुछ चाहिए उनके उन एक बार अगर केस दर्ज हो गया, अब वो केस मिसिंग का हो, वो केस सब्सटेंस अब्यूज़ का हो, वो केस पॉक्सो का हो, किसी भी तरीके का कोई केस है, अगर वो एक बार दर्ज हो गया तो फिर पूरा प्रोसेस तो उनके साथ भी चलेगा। हमारे पास में एक आध केसेस मुझे याद है, एक लड़की थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है, वो सब्सटेंस अब्यूज़ में थी। अब ड्रग्स के लिए पैसा तो आसानी से वीकर सेक्शन को नहीं मिलता है ना, करेक्ट। वो तो ऊपर ही मिलेगा। उस बच्ची जब मेरे सामने आई, जब एक्चुअली मुझे इतना नहीं पता था तब, उस समय मैं उससे बात कर रही हूँ, आप सोचिए एक बच्ची बैठी है सामने मेरे और अच्छी अंग्रेज़ी में बात कर रही है, और मैं फिर उसके डिटेल्स देख रही हूँ, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्योंकि हमारे पास में उसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आधार कार्ड आएगा, उसके स्कूल का रिकॉर्ड आएगा और सब आएगा। उस समय तक उसके फादर या कोई और साथ में आया नहीं था, पुलिस वाले लेकर आए थे, और वो बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर रही है। तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस कि हाँ बच्ची मतलब पढ़ने वाली, अच्छी सोसाइटी से, अच्छे उससे हैं। और उसने बताया कि वो 10th पास कर चुकी है, 11th में है।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई वॉज लाइक अप्रिशिएटिंग हर ऑल्सो कि सब्सटेंस अब्यूज़ की बच्ची है तो थोड़ा सा हमें बहुत माइल्डली उससे बात करना होता है, बहुत वैसे नहीं। रेबेलियन होने के चांसेस होते हैं। हाँ एग्जैक्टली कि आराम से बात करें, वो अपनी बात बता पाए, कुछ हमें कह पाए, एज अ काउंसलिंग जब हम करते हैं। फादर आया और मैंने उसको बोला कि बच्ची इतनी अच्छी है, इतना तेज़ है और पढ़ाई इतनी अच्छा कर रही है, तो तुमने अभी स्कूल क्यों छुड़ाया, स्कूल छुड़वा दिया था, स्कूल क्यों छुड़वाया हुआ है तुमने। आई वॉज लाइक इन अ स्कोल्डिंग मोड विथ फादर। तो कह रहे हैं नहीं मैडम, इसने तो 8th फेल है, ये 8th के बाद क्लास नहीं किया है। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है बच्ची, और 8th क्लास की बच्ची, और 8th के बाद छोड़ दिया इसने क्लास। कह रहा हाँ मैडम, क्लास इसने जाती नहीं है, स्कूल करना ही नहीं चाहती है। फिर मैंने उन लोगों को बाहर भेजा और पुलिस वाले कहा, मैंने कहा पहले मैं सिनेरियो समझती हूँ हुआ क्या है इस बच्ची के साथ में, लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड। पुलिस वाले ने बताया मैडम ये हमारे पास कॉल आया था, रात में 8 बज रहा था, कि जो कोई लड़की है और सड़क पे अपने आप को नोच रही है और अपने कपड़े उतार रही है। तो पुलिस वाले ऑब्वियसली वहाँ पर पहुँच गए और दो जो बीट कांस्टेबल पहले पहुँचा है और फिर उसके बाद बाकी पुलिस वाले पहुँचे, 2-3, उनके हाथ में नहीं आ रही थी बच्ची। वो इतना ज़्यादा हाई, जिसको कहते हैं आजकल के लोग, हाई थी इतनी ज़्यादा कि उनके हाथ में नहीं आ रही थी, दो हाथ पर मार रही थी। कांस्टेबल्स, दो दो नहीं, उस समय 3-4 थे। 3-4 कांस्टेबल। और उसके बाद वहाँ पर एसीपी पहुँचा, वहाँ पर एसएचओ पहुँचा, वहाँ पर महिला पुलिस पहुँची। उन लोगों ने घेरा बनाया, माय गुडनेस। बीच में लड़की थी। किसी तरह से दोनों महिला कांस्टेबल्स ने उसको पकड़ा, उसको लेकर गए हैं, एम्स हॉस्पिटल पहुँची है, हाथ पैर मारती रही है। तो समझ में तो उन लोग को आ ही गया था क्योंकि वो लोग डील करते हैं। एम्स के साइकेट्री डिपार्टमेंट में उसको ले जाया गया। मानस, उसको रात में पट्टियों से बांध के रखा गया था बेड से। ये चीज़ मुझे कांस्टेबल ने बताई, जो आईओ, सॉरी कांस्टेबल नहीं, आईओ जो लेकर, हाँ वो जो लेकर आता है। उसने कहा कि मैम रात में इसको बांध के रखा गया था, दवाइयाँ ववाइयाँ डॉक्टर्स ने जो भी दिए थे, और इसका कंटिन्यूस अब इलाज चलना है साइकेट्री डिपार्टमेंट से। तो मुझे समझ में आया कि इस बच्ची का अलग ही लेवल का अब काउंसलिंग होनी है, अलग ही लेवल और की वो इसकी आपको बड़ी दवाई चाहिए। कन्विंसिंगली बोल रही है कि मैं बहुत 10वीं convincing। निकाल चुकी हूँ, 11वीं में हूँ, मतलब मेरे को आज भी विश्वास नहीं होता कि इतने साल काम करने के बाद भी मैं बच्ची को समझ नहीं पाई क्या, या मेरे में कुछ कमी रह हो गई एंड कि दिस मैं इज व्हेन समझ नहीं आपको पाई। बताया था कि सब्सटेंस अब्यूज का केस है। सब्सटेंस अब्यूज़ का केस है, तो शी वाज सब्सटेंस सो अब्यूज़, कन्विंसिंग। और इतने अच्छे से बात कर रही थी, कॉन्फिडेंटली सिटिंग लाइक दिस स्ट्रेट, और जो आप पूछ रहे हैं यस यस मैम। तो मुझे लगा कि मुझे और शायद पढ़ने और लिखने की ज़रूरत है, कि अभी भी मैं नहीं समझ पाई बच्ची को, कि जो बच्ची बोल रही है मैं उस पर विश्वास कर रही थी कि यस शी इज़ डूइंग समथिंग वेरी गुड इन हर लाइफ। और वापस वो बच्ची आई है हमारे पास में 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, पॉक्सो के केस में। उसको रिस्टोर कर दिया गया था फैमिली के साथ में, पॉक्सो के केस में वापस आई है। मैम थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कीजिए कि पॉक्सो का केस क्या होता है, पॉक्सो क्या होता है, और लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है, क्योंकि अभी आपने बोला वो वापस आई पॉक्सो के केस में, तो शायद लोग समझना चाहेंगे कि क्या ये इम्प्रूवमेंट है कि ये और बड़ा मुद्दा है। दोनों मुद्दे बड़े हैं अपनी अपनी जगह, ठीक है। पॉक्सो क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। सेक्सुअल ऑफेंस, हर उस सेक्सुअल ऑफेंस को माना गया है, चाहे वो कंसेंशुअल हो, चाहे वो ज़बरदस्ती का हो, जैसा भी है। इस बच्ची का बॉयफ्रेंड था फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, और जब यहाँ से रीस्टोर हुई है और हमने इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला था, सॉरी ड्रग डी center एडिक्शन, हाँ डी एडिक्शन सेंटर में हमने डाला था, उसके बाद रीस्टोर हुई है ये, कि हाँ सब 3 महीने बाद, और हमारे पास जो आई है ये 4-5 महीने बाद जो वापस आई है। तो प्रेग्नेंट थी, हमने एमटीपी कराया है उसका, मेडिकली टर्मिनेशन कराया है प्रेगनेंसी का, उसका ये था उसका। एक मिनट, हाँ, वो पहले आई आपके पास सब्सटेंस अब्यूज सब्सटेंस से, अब्यूज़ में, आपने उसे रिहैब सेंटर में भेजा, बिल्कुल। और अब 4 महीने के बाद वो वहाँ से प्रेग्नेंट हो गया आई है। वहाँ से नहीं, वहाँ Okay. से नहीं, 3 महीने का कोर्स होता है, जी, कंप्लीट हो गया, हमने उसको रिस्टोर कर दिया पेरेंट्स के साथ में, वो वक्त घर बातचीत चले करी, गई। कहाँ काउंसलिंग करी, सब कुछ देखा कि हाँ ठीक है, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी, एवरीथिंग वाज फाइन और ओके। और फिर हमने उसको घर भेज घर भेज दिया, दिया। घर भेज दिया, और घर में शायद 1 महीना 1.5 महीना रही होगी, और वही फिर हमारे पास में 5-6 महीने बाद आई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको उसकी साइकोलॉजी बताती हूँ।
वो लड़की को पता है बच्ची को कि ये सेंटर में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पहले भी आ चुकी, इस सेंटर में आ चुकी हूँ मैं। मास्क चढ़ा के आई थी वो, मास्क लगा के, और जो आईओ इस बार साथ में आई थी तो वो हमें लिखवा रही थी। तो मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा इसको तो मैंने देखा हुआ है। मैंने कहा मास्क उतारो बेटा। उसने आराम से मास्क उतारा धीमे से, और कहीं वो नहीं बोल रही है, उसने आईओ को नहीं बताया कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। आईओ ने कहा कि यहाँ आ चुकी है क्या मैडम? मैंने कहा नाम तक याद है मुझे इस बच्ची का, इसके केस भी मुझे याद है। कह रहे मैडम इसने तो कुछ भी नहीं बताया मेरे को, पीछे का कोई इसने जिक्र नहीं किया, मैं यहाँ ला रही थी यहाँ पर भी नहीं बताया। क्योंकि आप ये देखेंगे उसका कॉन्फिडेंस लेवल और उसका तरीका। फिर उसकी पुरानी फ़ाइल निकाल ली गई, क्योंकि हम लोग जब कोई भी बच्चा दोबारा से आता है तो हमारे पास फाइल्स होती है, तो हम उसी फाइल में फिर कंटिन्यू करते हैं। नया केस भी अगर होता है तो फाइल हम अटैच कर देते हैं, क्योंकि पीछे की भी हिस्ट्री हमें जाननी होती है। वो फाइल निकलवाई गई। फाइल में मैंने फिर आईओ को पूरा डिटेल बताया कि ये ऐसे ऐसे सब्सटेंस अब्यूज़ में थी, ये है वो है। तो कह रही है मैडम हमें तो कुछ भी नहीं बताया इन लोगों ने। बच्ची ने भी यहाँ तक चली आ रही है, अंदर भी आ रही है, तब भी इसने नहीं और बताया उसके कि यहाँ पेरेंट्स? पहले। फादर बाद में आ रहा था क्योंकि कहीं और था फादर, तो ओके। फादर को कॉल किया हुआ था आईओ ने कि पहुँचो, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्ची को। फ़िलहाल वो इस केस में आई थी, तो मैंने पूछा उससे क्या हुआ है। फिर उसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं सब पढ़े हमने। उसने कहा बॉयफ्रेंड है मेरा, और इसके पहले भी हो चुका है, और तब भी मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मैंने दवाई खा ली थी। ये रिवील वो अब कर रही है, इसके पहले रिवील नहीं किया था उसने। फिर अभी एमटीपी कराना है, अगर पूछा जाता है आर यू रेडी, तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। तो इस समय ऐसा क्या हुआ कि तुम 3 साल के बॉयफ्रेंड पे अब इल्ज़ाम लगा रही हो? क्योंकि सीधे वो लोग थाने पहुँचे थे कि जब पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो सीधे थाने पहुँच गए थे उस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट कराने में। उसके लड़की और लड़की और फैमिली? लड़की के फादर पहुँच गए थे थाने, रिपोर्ट दर्ज कराई, तो एफआईआर उसी हुई, बॉयफ्रेंड से वो पहले प्रेग्नेंट हुई थी? प्रेग्नेंट हुई थी और उसी बॉयफ्रेंड के साथ कंटिन्यू थी। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ बेटा कि तुम अब उसके खिलाफ रिपोर्ट कर रही हो? ये तो तुम्हारा 3 साल से है, जो मैं करेक्ट। तुम्हारा स्टेटमेंट देख तो रही हूँ। क्राइम तो उतना ही बड़ा तब भी था और तब आज भी भी था। है। तब उसने नहीं बोला। नहीं, जब से मैंने उसको बताया था उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, तो इसलिए अब मैं कंप्लेन कर रही हूँ। ताकि वो फ़ोन उठाए। फ़ोन उठाए या पुलिस उसको पकड़ के लाए, करेक्ट। वॉट एवर इज़ द रीज़न। तो हम तो उस मामले में, इन्वेस्टिगेशन में या उस मामले में हम लोग कुछ दखल नहीं देते हैं। हमने तो एग्जैक्टली वही लिख दिया जो उसने बताया हमें। फिर हमने उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए रिकमेंड करते हुए भेज दिया हमने उसको हॉस्पिटल में। सब कुछ हो गया, और अभी मुझे पता चल रहा है कि अब वो केस वापस ले रही है। मतलब आप ये देख रहे हैं कि साइकोलॉजी कैसी है। एक 15-16 साल की लड़की किस दौर से गुजर रही है। मतलब वो वर्ल्ड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे यही नहीं पता वो खुद कितनी खुद मैनिपुलेट हो रही है। खुद कितना एक्सप्लॉइट हो रही है इस सिस्टम के चलते, या जो वो कर रही है, जो जिसको वो आज़ादी समझ रही है। अब मेरे पास बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं। एक और केस बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही, मतलब वो तो मेरे जैसे लगता है कि बच्ची कुछ समझ ही नहीं रही है। यहाँ पर बच्ची है, अगेन 13, 14 या 15, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास में है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट झूठा हो नहीं सकता, क्योंकि उससे भी बात करके मुझे लग रहा था ये 17-18 साल की लड़की है, 16-17 साल की लड़की है, बड़ी है लड़की। खूब नेल्स बड़े, बाकायदा अच्छे नेल्स, अच्छा वो पहनी हुई, सब तैयार, बढ़िया, और बहुत अच्छे से बात कर रही है, बहुत शालीन बच्ची। पता चलता है कि क्लब्स जाती थी, क्लब्स में काम कर रही है। मैंने कहा बेटा तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से तुम 14-15 साल की, तुम क्लब में कैसे काम कर सकती हो? करेक्ट। कैसे काम कर सकते हैं? क्योंकि जिस सर्किल में वो फंस गई थी ना, या जिस सर्किल, मैं तो उसको वही बोलूँगी कि फंस गई थी उस सर्किल में, क्योंकि वहाँ पर तो बड़े बच्चे थे ना। उन्होंने उसका आधार कार्ड पे एज चेंज करा दिया, 18 के ऊपर करवा दी। 18 के ऊपर करा दी, तो क्लब में एंट्री मिल गई उसको, और क्लब में वो काम करती थी। क्लब में काम क्या करती थी? एस्कॉर्ट का काम। जैसे कोई वीआईपी आ रहा है, उनको अंदर तक ले जाना, या क्लब में जैसे इवेंट्स होते हैं ना, उसमें करना, उस तरीके के उसमें थी। और शौक़ उसको पूरा फैशन का शौक़, हर तरीके से। और किस तरीके, कैसे वो उन बच्चों के साथ में आई है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो भी नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी वो।
किस ज़माने में उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, कहते कि मैम, और लेकिन अच्छा बोलने का तरीका उसका तो बस बहुत अच्छा पार्टियां था। अटेंड कर रही थी पार्टी बेसिकली। अटेंड करी थी, मैं बोलने का यहाँ पे ना तरीका। एक चीज़ क्लैरिफाई करना जी। चाहूँगा कि एस्कॉर्ट वर्ड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रोस्टिट्यूशन इन नो दिस नो, नॉट एट ऑल, नॉट कंटेक्स्ट, एट ऑल। राइट? यस यस इट इज़ यस। सिंपल कि वो पार्टी में जाने का शौक पार्टी में था, जा लोगों रही, से मिलो, हंस खेल के बातें इवेंट करो। में जैसे मैं समझ ज़रूरत गया होती है मैम, ना, कोई वेलकम कर हाँ रहा है आपको, हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, आई वो विल वेलकम एस्कॉर्ट कर माई रहे गेस्ट, हैं, राइट? एग्जैक्टली उस तरीके का जैसे हायर करते हैं ये लोग, करेक्ट लड़के और लड़कियां दोनों ही हायर होते करेक्ट हैं, करेक्ट करेक्ट। उसी टीम में थी ये। जब बच्ची आई थी हमारे पास में, तो अगेन प्रेग्नेंट थी, और शॉकिंगली बच्चे से पूछा गया कि कौन है, मतलब हु इज़ द अक्यूज्ड। उसने 4 लोगों का नाम लिया, क्योंकि उस 14 साल की बच्ची को ये नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट किससे हुई है। ऐसे केसेस जब मैं देखती हूँ ना मेरे सामने, और ये रियल लाइफ के केसेस हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि हम एज अ सोसाइटी कहाँ फेल हो गए। हम एज अ सोसाइटी अपने बच्चियों को अवेयर नहीं कर पाए, या हम अपने बच्चियों को रोक नहीं पाए, या उन लड़कों को या उस समाज के उन लोगों को जिन्होंने इस बच्ची का आधार कार्ड चेंज किया है, या इस बच्ची को इस काम में उन्होंने इन्वॉल्व किया है, मतलब सिर्फ बच्ची को समझाना तो से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। मैम, क्या आपने यहाँ पे ये चीज़ को जानने की कोशिश की कि वॉज इट अ केस ऑफ गैंग रेप और वॉज इट अ केस ऑफ नहीं, कंसेंचुअल कंसेंशुअल। 4 लोग? गैंग रेप तो था ही नहीं, रेप का तो कोई चार्जेस ही नहीं थे उस पे, लेकिन अब लगा है, हाँ, मतलब अब वो तो मैम अक्यूज को क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया बिलो है। 18 अगर आपके माइनर के साथ आपने हाँ। किया है, राइट? तो सो इट वो इज पॉक्सो के अंडर में आता है। इट इज लीगली डिफाइंड एज रेप, बट इन हर कंप्लेंट उसने ऐसा नहीं बोला था कि नहीं, मेरे उसने साथ नहीं कोई बोला था, ज़बरदस्ती हुई हो, उसने नहीं बोला था पर ऐसा उसे ये कि नहीं पता कि कौन है, क्योंकि 4 लोग थे, 4 लोग थे, 4 लोगों के साथ इन्वॉल्व थे। और वो प्रेगनेंसी के ऐसे स्टेज पे थी जहाँ टर्मिनेशन नहीं हो सकता था। तो सोचिए उसने बच्चा डिलीवर किया है उस बच्ची ने, और उसके माँ बाप थोड़े से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, और जब उन लोगों को देखा, उसके माँ बाप को, फादर इज़ ओके टाइप्स, मदर बेड रिडन टाइप्स, की बड़ी मुश्किल से चल के आई थी बच्ची के साथ में, बट उनको हम लोगों ने मना कर दिया था, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बुलाता भी है तो आप बात कीजिएगा हमसे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे रहो। हम लोगों ने खुद ही नहीं मना कर दिया था। बच्ची इज़ बहुत इंडिपेंडेंट, मतलब 14 साल के हिसाब से इतनी इंडिपेंडेंट कि हर जगह आना जाना, क्योंकि वो पहले से काम कर रही है सब जगह पर। उसकी बच्ची को ऑफ कोर्स हमने उसने सरेंडर किया, क्योंकि बच्ची का तो वो रख नहीं सकती थी, कर नहीं सकती थी कुछ भी, सरेंडर हो गई है वो उसकी बेबी। बट ये केसेस भी हैं ऐसे। ये नहीं रख सकती थी कि सोसाइटी की 14 वजह से साल, कि नहीं नहीं लीगली अलाउड नहीं है? नहीं नहीं नहीं, लीगली तो हम लोग मदर को मना नहीं कर सकते। करेक्ट। हम लोग उनको काउंसिल करते हैं कि बेटा आपका फ्यूचर क्या है, तो आप बताओ इस बच्ची बेबी का फ्यूचर क्या होगा। तो उसको भी काउंसिल किया गया, उसकी काउंसलिंग सेशंस हुए बहुत, जहाँ उसको समझाया गया, पहले से समझाया गया, और उसके बाद उसने कहा कि मेरे घर में इतना नहीं है कुछ भी कि मैं अपने आप को कैसे स्टैंड करूँगी अभी, तो क्योंकि काम करने की उम्र भी नहीं आई है उसकी। उसके फादर ही सोल ब्रेड अर्नर थे, उनकी माँ बेड रिडन, तो ऑब्वियसली वो समझ रही थी कि वो बेबी को पाल नहीं पाएगी। तो कई बार होते हैं मैम, जो वो जो 4 लड़के थे, राइट, जो भी थे, क्या वो मेजर्स थे या माइनर्स थे? उनमें से शायद 2 मेजर थे, और मेजर में भी 30-32 साल नहीं, शायद 22, 24, 25 ऐसे होंगे, क्योंकि उस अक्यूज़ की तरफ हम लोगों का ज़्यादा नहीं होता है, हम लोग उनको ना जानते हैं, ना हम लोग उनके बारे में नहीं, ज़्यादा पता होता मैं है। इसमें थोड़ा इसलिए मैम कि वर दे फ्रॉम इकोनॉमिकली प्रिविलेज बैकग्राउंड? नॉट प्रिविलेज, उसमें से शायद एक था, क्योंकि जो बच्ची ने बताया वो बोल रहा था कि तू पैसा ले ले, मेरा नाम मत बताना, मैम, मेरा क्योंकि नाम मैं मत। ना यहाँ पे एक पॉइंट पे इसलिए आ रहा हूँ, मैंने इसलिए हम्म आपसे सवाल पूछे। मैं इस चीज़ को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कोई सही नहीं कह रहा या गलत नहीं कह रहा, बट जब मैं उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ ना कि आपकी माँ पैरालाइज्ड है और आपके घर में मीन्स की बहुत लिमिटेशन है, मुझे नहीं पता कितनी लिमिटेशन है, तो मैम सही और गलत ना बड़ा अलग हो जाता है। सो मे बी वॉट शी डिड, यू नो, मुझे नहीं पता। से जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, मेरे घर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करूँगा, आई विल गो टू एनी एक्सटेंट। कोई इसमें झूठ बोलने बात नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पर मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। कोविड के टाइम पे किसने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लिया? और किसने ब्लैक कैसे लिए। मार्केटिंग नहीं की? किसने प्लाज्मा नहीं लिया? किसने नहीं बेचा? क्या सही है, क्या गलत है? सो मैम, अगर मैं उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ,
तो इफ शी वाज फ्रॉम दैट वीकर सेक्शन, कि उसके लिए सस्टेनेंस के लिए कुछ भी करना ज़रूरी था। यहाँ पर सस्टेनेंस की बात नहीं थी ना। देखिए, अगर आप फुटपाथ पे देखेंगे ना, तो फुटपाथ पे भी सब लोगों के पास में मीन्स की कमी है, बट सारी बच्चियां तो नहीं चली जा रही ना कहीं कुछ ना कुछ। आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, अगर आप उसमें ही 2 रोटी खाने को मिल रही है, 2 रोटी खा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो जितने मीन्स हैं उतने में कर रहे हैं। यहाँ पर बच्ची को एक्सप्लॉयटेशन का मौका मिला, एक्सप्लॉयट किया गया, क्योंकि उसको ऐसा एक सर्कल मिल गया था जिसने उसको एक सुनहरा दुनिया दिखा दी थी, या ये दिखा दिया था कि हम तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मोर देन दैट गर्ल, वो जो लड़के थे, वो ज़्यादा एग्जैक्टली, राइट, दैट इज व्हाट आई मतलब आल्सो सेड। इफ आई एम एक्सप्लॉइटिंग समबडी हाँ, हाँ। बिकॉज मेरे पास ये सिर्फ कंसेंशुअल नहीं है, हम्म। ये तो फायदा उठाने वाली बात फायदा है। उठाने वाले, एग्जैक्टली अब यही मैंने शुरुआत में बोला कि लड़की की गलती इतनी ज़्यादा नहीं है, उसको भी समझाना है, लेकिन समझाना अपोजिट साइड के जो लोग हैं ना, उनको ज़्यादा समझाना ज़रूरी मेरे है। ख्याल से तो उनकी काउंसलिंग ज्यादा होनी चाहिए आपके यहाँ उनको पे। अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। काउंसलिंग तो अब जज साहब जो भी बोलेंगे, हाँ, जो वो कि मतलब पॉक्सो लीगल कोर्ट में काउंसलिंग जो, हो गया। हाँ, पॉक्सो कोर्ट में जो भी चल रहा है। द पॉइंट इज़, यहाँ हमारे सोसाइटी में आज भी वुमेन एम्पावरमेंट पे वुमेन अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, चाहे वो पॉक्सो हो चाहे वो पॉश हो। आप सेशंस में देखेंगे औरतें ज़्यादा होती हैं या लड़कियां ज़्यादा होती हैं। जैसे मैंने बताया ना, हम लड़कियों को समझाया गया था उस ज़माने में, आज से इतने साल पहले, 30-35 साल पहले, लड़कियों को अलग बैठा दिया गया था। क्यों? एक्चुअली वाई इकट्ठे ओनली बिठाना चाहिए था। करेक्ट, वाई ओनली गर्ल्स? क्या ज़रूरत हमारे उन पुरुषों को नहीं है? क्या ज़रूरत हमारे उन लड़कों को नहीं है जानने की कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, या ये गलत है? कॉन्सिक्वेंसेस उनको बताने ज़्यादा ज़रूरी है ना हमको। अपनी लड़कियों को तो हमें बताना ज़रूरी है, 7 से पहले घर के अंदर आ जाओ, अंधेरा होने से पहले घर के अंदर आ जाओ, ज़माना ख़राब है। ज़माने में जो लोग ख़राब बना रहे हैं, उनको हम क्यों नहीं बता रहे हैं? वो खुले घूम रहे हैं, उनको हम क्यों नहीं बता जिनको रहे हैं? अब बंद करना चाहिए वो खुले घूम रहे हैं। तो यहाँ पर इस लड़की का अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस लड़की की के लिए मुझे दया, मैंने कहा ना, मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा वो लगा इसको देखकर। इस लड़की की गलती इतनी नहीं है जितनी बाहर उन लोगों की गलती है जिन्होंने इसका आधार कार्ड चेंज कराया, जिन्होंने इसको इस सर्कल में एंट्री कराई। क्यों? क्योंकि कह रहे थे मैंने शायद पूछा भी था, इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर उसमें पर नाइट या पर उसमें जो भी वो काम करती थी इवेंट में, इवेंट मैनेजमेंट के साथ में, शायद 1,000 या 2,000 रुपये मिलते थे। ऑब्वियसली अगर जिसके यहाँ से फादर कमा रहा है, और फादर की शायद तनख्वाह भी शायद 15,000 कुछ ऐसी थी, जो बहुत ही मिनिमल वो थी, नहीं पूरा होता है। नेल पार्लर में अगर आप जाएंगे तो 2,500-3,000 के तो नेल्स होते हैं। और मैंने सबसे पहले यही बोला था, लड़की के नेल्स बहुत अच्छे, बड़े बढ़िया से करे हुए थे, तो उन सब का कहाँ से आएगा? तो वो लड़की ने जब बाहर कदम रखा था ना, उसने जो दुनिया देखी कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो हमारी बच्चियाँ जब इन्फ्लुएंस होती हैं ना, और उस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए आपको, उस ग्रुप में, पीयर ग्रुप में एक्सेप्टेंस चाहिए, तो आपको या तो आप सिगरेट पियोगे, या आप ये काम करोगे, या आप वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करोगे जो पीयर गलत प्रेशर, होगा। पीयर प्रेशर। एग्जैक्टली। और क्या ये आपको क्या लग रहा है, क्या बड़े बड़े स्कूलों में नहीं हो रहा है? कौन से बड़े स्कूल में सिगरेट और ये सब नहीं चल रहा है? हर जगह। मैम आपके पास, सो सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, निगलेक्ट हो गया, ट्रैफिकिंग हो गई, सेक्स रेप हो गए मैम, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट? किस टाइप के केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और क्या कोई कॉमन पैटर्न है अगेन? मतलब जो लोग ऐसे क्राइम कर रहे हैं, क्या वो अननोन होते हैं, जान पहचान के होते हैं? इज देयर अ कॉमन थ्रेड ऑन क्राइम्स एंड बिहाइंड? देखिए, अगर आप सिर्फ क्राइम की बात करो, केसेस कौन से और आ रहे हैं, ये सारे, एक ना पॉइंट और है, जो केसेस बहुत आ रहे हैं वो है मिसिंग के केसेस। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें छूना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियाँ बहुत भाग रही हैं, बहुत भाग रही हैं। जितने पॉक्सो के केसेस आ रहे हैं ना, उतने ही हमारे पास में ये मिसिंग केस में दर्ज एफआईआर आ रही है। लड़की अपनी मर्जी से घर से भाग रही है। लड़कियां भाग रही हैं, किस लिए? पापा ने डांट दिया था, मम्मी ने डांट दिया था, कहाँ चली गई? में बैठी हुई थी। एक लड़की अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, एम्स के जो वेटिंग एरिया है उसमें बैठी हुई थी, 2 दिन से, 2 रातों से डांट पड़ गई थी। डांट पड़ गई थी, गुस्से में चली गई थी। और पढ़ाई में बहुत तेज़ है, मैथ्स और बायोलॉजी उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अब आप सोचिए, मैम तो क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटना नहीं चाहिए कि बहुत पहले से ही डांटना शुरू कर दूँ?
बहुत पहले से डांटना शुरू क्योंकि कर हमारे दो। बचपन में तो मैम, बहुत डांट मार पड़ती थी। अरे मैम डांट मार तो मतलब वो इजी वे आउट कि ठीक है चलो इस दिन में निपट गया। हम तो मतलब वहां तक आ चुके थे कि चलो यार लेक्चर नहीं सुनना, 2 डंडे मारो और हम निकले और जाके खेलने जाएं। खेलने जाए। या तो यही था कि हमारे बचपन से हमारे मम्मी पापा ने ना तो स्ट्रिक्टनेस की, ना लीनियंसी दी हमें, ना फ्रीडम दिया बहुत ज़्यादा। या तो आप ये कह लीजिए हमारा दायरा था ना, वो हमारी कॉलोनी का दायरा था। तो वो जो छोटा सा दायरा था, हम लोग उसके बाहर जाने का स्ट्रिक्ट मना था, तो हम शायद उस समय हाँ जाना ही नहीं है, सोचते ही नहीं थे कि उसके बाहर जाएं। कुछ बच्चे होते थे जो बाहर चले जाते थे, लेकिन कुछ बच्चे होते थे हम जैसे या आप जैसे जो उसी कॉलोनी के दायरे में खेल रहे हैं। मैं ये नहीं मानती कि हमारे टाइम में आज से 35 साल पहले या 40 साल पहले क्या केसेस नहीं थे। केसेस होंगे क्या? महिलाओं के साथ क्या रेप केसेस नहीं थे? रिपोर्टिंग नहीं थी। अभी हम जैसे, अगर मैं वहाँ पर 5th 6th क्लास में हूँ, मुझे तो याद नहीं है, क्या पता किसी ने छुआ ही होगा। और उस समय सबसे ज़्यादा, और आज भी जानने वाले लोगों की रीच है हमारे हाथ। हमारे हाथ कौन पकड़ सकता है, या हमारे हाथ पे, कंधे पे हाथ कौन रख सकता है, हमारे थाइस पे हाथ कौन रख सकता है? जो वो जो बगल में बैठा है। जो हमें अपने गोदी में कौन बैठा सकता है? वही जो हमारे घर में आ रहा है, जिसके घर हम जा रहे हैं। तो ज़्यादातर जानने वाले या अड़ोसी पड़ोसी ऊपर नीचे रहते हैं, जो ज़्यादातर ऐसे आते हैं। मैम कुछ तो बड़े ग्लेयरिंग केसेस और विजिबल होते हैं। मैं भी ना जब अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ तो आई कैन वेरी क्लियरली नाउ आइडेंटिफाई कि उस इंसान ने मेरी उस फ्रेंड को या मेरे उस फ्रेंड को ठीक तरीके से नहीं छुआ था, राइट। और आज अगर वो कहीं मिल जाए तो फिर मैं शायद हिसाब पूरा कर भी लूँ। अंदर से इतना आक्रोश आता है सोच के। पर अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज आपने बोला था बिठाने का गोद पे। क्या ये एक बैड टच है गोद पे बिठाना बच्चे को या बच्ची को? किस एज तक एक्सेप्टेबल है, किस एज तक नहीं है? क्योंकि मैम कई ऐसे होंगे जो आउट ऑफ अफेक्शन कर रहे होंगे, जेन्युइनली कर रहे होंगे। अब यहाँ पर आपने एकदम शुरू में पूछा था आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस। आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ कि मेरा पड़ोसी जिस तरीके से मुझे बैठा रहा है अपनी गोद में, आज मुझे समझ में आ रहा है ना, वो गलत था। वो गलत तरीके से बैठा रहा था। मुझे उस समय नहीं पता था, मुझे आज पता है। और अब तो खैर वो है भी नहीं इस दुनिया में, तो कुछ कह नहीं सकती, वरना शायद जाके गिराबान में पकड़ती। क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था, जहाँ वो बैठा रहा है, जिस जगह वो बैठा रहा है, जिस जगह वो कर रहा है, जैसे वो कर रहा है। एंड मैम ऑब्वियसली ये सारे इंसिडेंट जब भी होंगे तभी जब आपके आसपास कोई और नहीं होगा। नहीं, तो प्रॉब्लम इज आना जाना। जैसे होता ना कि पर्टिकुलर एकदम बगल में कोई और नहीं बैठा है। मैं तो मुझे तो राइट, समय एज भी याद नहीं है मेरी, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें ना आपके दिमाग में बैठी रहती हैं। तो वो जो बिठाना था ना, वो गलत ही बिठाना था, मान गलत लिया तरीके मैम, से था। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड और मैं आपका पर्सनल एग्जांपल नहीं लेना चाहता, मतलब इन ये जनरल होता है। कि बिल्कुल आप जब उसे व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक आपको लगता है कि वो गलत हुआ था, राइट। अब जनरली ऐसी चीजें क्या बाकी परिवार के सामने होती हैं या उनकी एब्सेंस में होती है? मतलब व्हाई आई एम आस्किंग सच अ अकॉर्डिंग टू सम मे बी अ स्टूपिड क्वेश्चन कि आर वी ओके फॉर एज अ सोसाइटी टू एक्सेप्ट इट एंड ठीक है यार ये तो नॉर्मल है, और आर वी कॉवर्ड इनफ नॉट टू डू इट इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी एंड हम बच्चों की जब वो अकेले में होते हैं तो उसके फायदे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज मैं अ मैं ट्रेंड? बताऊं, जब घर में कुछ फंक्शंस हो रहे होते हैं, क्योंकि उस समय ना अफरा तफरी का माहौल होता है। करेक्ट। करेक्ट। आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आप एज अ बच्चे को बात कर रहे हो, अरे ये तो अंकल हैं, ये तो चाचा है, या तो मामा है, या तो ये वट एवर, कोई भी रिलेशन में ऐसे नहीं बोल रही हूँ। और इसमें मैं एक रेड अलार्म भी नहीं देना चाहती कि रिलेशन सारे ख़राब होते हैं, या रिलेशंस में सब लोग होते हैं। यू नो टाइप कास्टिंग। एग्जैक्टली तो वो जो अंकल है ना, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो सोच रहे हैं कि वो उस बच्ची से बात कर रहे हैं, है ना। उस बच्ची से बात करते करते वो बच्ची को कितना अपने करीब और किस तरीके से, देखिए, करीब लाना और किस तरीके से करीब लाना, देयर इज़ अ डिफरेंस। करेक्ट। वो सिर्फ वो आदमी की परवर्ट माइंडसेट जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आसपास के जो लोग जो कभी ये सामान उठाने आ रहे हैं, कभी अलमारी खोलने आ रहे हैं, कभी कुछ देने आ रहे हैं, या
जो भी है, क्योंकि उस बच्ची से तो कुछ काम करा नहीं सकते, तो बच्ची को आवाज़ नहीं लगेगी, इधर आओ, ये चाय दे दो या ये कर दो। वो जो अंकल बैठे हैं वो अंकल हैं, क्योंकि उनको तो काम नहीं करना है, वो भी बैठे हैं एक जगह, ठीक है ना। तो ऐसे माहौल में आप ज़्यादातर देखेंगे कि जहाँ पर कोई शक ही ना करे कि कुछ कर रहा है। अकेले अगर होगा बंदा किसी जगह कमरे में, तो अकेले कमरे में अगर वो बच्ची गई, अब आज के ज़माने में, मैं पीछे की बात ही नहीं करूँगी 40 साल पुरानी, आज के ज़माने में सबके आँख कान खड़े हो जाएंगे, बच्ची वहाँ क्या कर रही है, उनके साथ अकेले क्या कर रही है। मैं भी आज, क्या हुआ बेटा, क्या कर रहे हो, ठीक है ना। आज थोड़ा सा जागरूक है समाज, सिर्फ जागरूक इस चीज़ के लिए कि ऐसे गलत हरकतें भी होती हैं, लेकिन जागरूक इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप फ़ौरन कंप्लेन करें या आप अपनी बच्ची को समझाएं। बाद में आप ऐसे अकेले मत जाया करो, अंकल के पास मत बैठा करो, ये हम जाके समझा देंगे, लेकिन क्यों मत बैठा करो, क्यों मत अकेले जाया करो। ये खुल के बात करने का टाइम है, और टाइम, सही टाइम कौन सा है, जब बच्चा छोटा ही है तभी। और कंटिन्यूस रिवीजन जैसे हम लोग करते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको रिवाइज कराना पड़ेगा बच्चे को कुछ कुछ इंटरवल्स में, क्योंकि बच्चे की याददाश्त भी तेज़ होती है और बच्चे की भूलने की भी आदत बहुत अच्छी होती है। ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे और आज रटी कल भूल गए, एग्जैक्टली जो आप समझाएंगे, क्योंकि उस समय बच्चे का मन चलायमान होता है, दिमाग 4 जगह घूम रहा होता है, खेलना भी है, ये भी करना है, गेम भी खेलना है, टीवी भी देखनी है, और आपकी बोरिंग बातें, एजुकेटिंग बातें, वो बच्चे को हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ समझे, क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ नहीं है ना अभी, तो इसलिए। लेकिन माँ तो डर रही है ना, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको आज एक बार बताने से नहीं होगा बच्चे को, आपको कंटिन्यूस रिवाइज कराना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूस रिमाइंड कराने पड़ेगा, और सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी। आई वाज कमिंग टू दैट, ये ट्रेंड अंकल बच्चों के साथ ज़्यादा कर रहे हैं कि आंटी भी बच्चों के साथ ज़्यादा कर रही है? हमारे क्या पास कर रही है? केसेस तो ऐसे नहीं आए ओके। कि फीमेल कर रही है, हाँ पेपर में ज़रूर मैंने पढ़ा है, बट हमारे पास एज सच अगर आप मेरी बात कर रहे हैं, और मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, जी बाकी का नहीं, जी जी। तो मेरे पास तो ऐसा नहीं आया अभी कि औरतें भी ऐसा कर रही हैं लड़कों के साथ में। केस ज़रूर पढ़ा था, तो वो केस भी डिफरेंट है, उसको हम ना ही डिस्कस करें, क्योंकि दैट इज़ वो एक एक केस के अकॉर्डिंग होता है Fair. कि क्या फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग होता है। तो आंटी जो बच्चों के साथ कर रही है, जैसे अभी निकला था कोई टीचर भी कर रही है, ऐसा कोई केस अगर मेरे पास में आएगा तो वो तो एकदम ही निराला केस होगा, बट अभी तक तो नहीं आया। बट मैम, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि आज से 20 साल पहले ऐसे केसेस बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं होते थे, यू नो। नाउ अनफॉर्चुनेटली थोड़े बहुत आने लग गए। नाउ मे बी वन रीज़न इज़ कि बॉयज़ के केस में ये और भी ज़्यादा टैबू होगा कि अरे यार, मतलब लेट्स लुक एट एन एग्जांपल कि मेरे को अगर किसी ने अगर थाई पे यार रखा होता, अरे रख दिया, मार दिया, कैजुअल। छू दिया, कंधे पे हाथ रख दिया, सो यू कैजुअल। सो मे बी वन रीज़न इज़ दैट the thresholds of violation of body in a boy is very different, देन you know. And again, जैसा आपने बताया कि अंकल जी तो कुछ काम करेंगे नहीं, लेकिन आंटी को काम हमेशा रहता है, मतलब दैट्स हाउ द सोसाइटी वी हैव लिव्ड इन। तो उस वजह से किसी कारणवश वो चांसेस भी नहीं हुए होंगे, जो करना भी चाहती होंगी ऐसा, विद द रॉन्ग इंटेंशन, वो भी नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी केसेस आने लग गए, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर योर एक्सपीरियंस अबाउट। मैम, द अदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू आस्क, आपने बोला एक कंटिन्यूस रिवीजन होनी चाहिए सब्जेक्ट की। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हेन इज द राइट टाइम टू कि हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना शुरू करें? बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, इफ आई एम नॉट, मतलब ठीक है, गुड टच बैड टच तो मुझे पता है कि वो सेकंड थर्ड में शुरू आजकल स्कूल्स में बताने लग गए हैं, इनफैक्ट मे बी फर्स्ट में बताने लग गए हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। लेकिन अगर सेक्सुअल एजुकेशन बच्चों को सिखानी है, व्हेन सर, एज अ फादर, इफ आई हैव टू डिस्कस एंड इफ आई हैव टू इनिशिएट दिस कॉन्वर्जेशन बिफोर वो क्यूरोसिटी टर्न्स इनटू अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन and a wrong, resulting in a wrong citizen or misinformed citizen, when is the time, what age, both in देखिए, case of girls and आज boys? आज का ना 10 साल का बच्चा भी बहुत तेज़ है। अगर आप याद करेंगे, आप 10 साल की उम्र में कैसे थे, या मैं 10 साल की उम्र में नाइव, मतलब कुछ भी नहीं पता, दुनियादारी कुछ नहीं पता, घर कुछ नहीं पता, खेल, बस खेल दिमाग में है, और एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम पढ़ाई बस।
आज का बच्चा इतना एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स इंटरनेट, टीवी, ये वो, मतलब सब कुछ उसके हाथ में है। और जो पॉपअप्स होते हैं ना, उसको पता नहीं है जो कि वो क्या देख रहा फोन में है। आ रहे हैं पॉपअप्स एंड फ़ोन ऑल। में आ रहा है, वो गेम खेल रहा है, गेम में बीच में आ रहा है, वो तो हटा तो दे रहा है, लेकिन कुछ बच्चे क्या पता, बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी इट्स दिल ऑलवेज अ जस्ट ओपन इट, क्यूरियोसिटी, और राइट? या बाई चांस करते करते भी ओपन हो जाता है, तो जब तक उसको क्लोज कर रहा है तब तक कुछ दिख गया उसको। करेक्ट। तो यहाँ पर एज की क्राइटेरिया हमें ना सेट करते हुए हमें अपने बच्चों की मैच्योरिटी देखनी पड़ेगी। क्या पता हमारा 8 साल का बच्चा, आज मेरा एक है फैमिली में, वो इस समय 9 साल का हो चुका है, वो इतना तेज़ है, तो मुझे लगता है कि उस जैसा बच्चा अगर वो तेज़ है 9 साल का, तो मुझे तो 6 साल का जब है तब से ही मुझे बताना पड़ेगा। लेट हो गए। 6 साल के बच्चे को मुझे बताना पड़ेगा अगर उस तरीके का तेज़ बच्चा है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन टेलिंग किड्स, ये भी होता है, जी। माँ बाप को नहीं होता है। क्योंकि मुझे आज भी याद है क्लास 8th 9th में बच्चों के साइंस में बायोलॉजी के चैप्टर्स में होता था करेक्ट। मेंस्ट्रुएशन का, इसका उसका, उससे पहले हम सब भगवान के दिन थे। बस और दिन थे। हनुमान जी लेके आए थे हमको। और या फिर बताना ही नहीं चाह रहे हैं कि गर्ल्स में क्या डेवलपमेंट होता है, एडोलसेंट में क्या बॉयज़ में डेवलपमेंट होगा, क्या गर्ल्स में चेंजेस आएंगे। तो मेरे ही साथ की जो फ्रेंड्स थी, अब यार वो चैप्टर कैसे पढ़ाएं यार लड़के को, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। टीचर भी जल्दी 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 टीचर के organs- पसीने छूट रहे होते थे ना, एग्जैक्टली मैंने भी यही चीज़ देखा है स्किप कि करते थे चैप्टर्स। स्किप नहीं भी करते थे तो वो ऐसे पढ़ाते थे कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली समझाया ही नहीं। दवाई खिला दो बस। एक ऑर्गन बना दिया, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बस। और उस चीज़ का फंक्शनिंग समझाने में उनको शर्म आ रही है। या क्लास में अगर बॉयज़ हैं, या बॉयज़ स्कूल में कैसा होता है मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताते हैं, पीरियड्स के बारे में बता रहे हैं, तो वो इतनी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड होता है, वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में बताते हैं कि लड़के को भी शर्म आ रही है, वो भी नहीं सुन, दोबारा पूछ रहा है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपने जब बेटे को पढ़ाना शुरू किया था, मैंने खुद ने वो चैप्टर्स पढ़ाए थे, और जब पढ़ाए थे तो इतने क्वेश्चंस थे, क्योंकि एक छोटी बेटी भी है। वो पूछा, अच्छा मम्मी तो फिर उसका ऐसा होता होगा क्या? अच्छा मम्मी मेरे क्लास में एक थी, उसको पेट में दर्द हो रहा था, क्या ये हुआ होगा? तो वो जो क्वेश्चंस पूछ रहा था ना जब छोटा था, तो मुझे लगा अगर मेरा बेटा इतना कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑफ कोर्स बच्चों में क्यूरियोसिटी है। अब उस क्यूरियोसिटी को आपने वहीं अगर नहीं केटर किया, या वहीं आपने उसके क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं किए, तो बच्चा आगे जाके कहाँ से सीखेगा? कैसे सीखेगा कि एक लड़की के में कैसे पेट में दर्द होता है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान उसके मूड स्विंग्स कैसे होते हैं, या उसको पेन कहाँ होता है, क्या होता है? कैसे उसको जब बड़ा हो जाएगा, एक शादीशुदा आदमी बन जाएगा, तो कैसे अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करेगा, जब उसको पता ही नहीं है कि उसकी बीवी के हर महीने में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जहाँ पर उसका सपोर्ट करना है, जहाँ पर उसको अंडरस्टैंड करना है ना? तो ये जो बातें हैं, मेरे समझ से 6-7 साल के बच्चे को बताना हमें धीमे धीमे, और हर एज के अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन बहुत बड़ा टर्म है, करेक्ट। उसको हमें डिवाइड करना है, करेक्ट। और उसको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड। मैम, व्हेन अ चाइल्ड वॉक्स इनटू योर व्हेन यू मीट, और आप किसी भी, कैन यू आइडेंटिफाई विद दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, आर देयर पैटर्न्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन अ चाइल्ड की इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है? व्हाट आर दे? समझ में आ जाता है बुरा हुआ, देखिए। या फिर समथिंग इज एबनॉर्मल इज हैपनिंग, कुछ गड़बड़ है। नाउ दैट कुड बी बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, राइट? लेकिन अब्यूज है, निगलेक्ट है, एक्सप्लॉयटेशन है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? बिकॉज वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी, हर जगह आप प्रेजेंट नहीं हो सकती, आपके जैसे अनुभवी लोग प्रेजेंट नहीं हो सकते। आई एम इन द सोसाइटी, आई एम लिविंग इन अ सोसाइटी, राइट? हाउ डू आई नो कि कल को मेरे बच्चे के साथ कि यार दिस इज नॉट, मतलब ठीक है, आई विल नो एज अ फादर, बट इन जनरल कि दिस कुड बी लीडिंग टू दैट रियलिटी जो मैं कभी शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता इनिशियली, लेकिन आई बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। देखिए बच्चों को अगर आप, एज अ माँ बाप तो सब लोग जानते हैं बच्चों को, अपने बच्चे को जानते हैं, बच्चा मेरा खेल रहा है, कूद रहा है, वो इतना खाता है, वो इतना पीता है, राइट, सभी कुछ, इतनी देर टीवी देखता है, इतनी देर। वो चेंजेस सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं कि बच्चे के में कुछ सडनली चेंज आ गया। अभी सडनली चेंज क्या आ गया? अब आपको मैं बताऊं, एक 3 साल की बच्ची थी, और वो प्ले ग्रुप में थी। उसने अपने माँ बाप को बहुत तरीके से कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं करा,
बट क्या एक फंक्शन था, उसकी फ़ोटोज़ उसके फादर देख रहे थे, स्कूल के स्कूल की फ़ोटोज़ देख रहे थे। अब वो बस इस बात पे अटक गई कि ये फ़ोटो फाड़ के फेंको, फ़ोटो फाड़ के फेंको। लड़की। लड़की, बच्ची 3 साल की, कैसे बोल बताएगी? फ़ोटो फाड़ के फेंको, फ़ोटो फाड़ के फेंको, गंदी है फ़ोटो, गंदी है फ़ोटो। उसके फादर को नहीं समझ में आया क्या, मतलब ठीक है, होगा कि शायद अच्छे से परफॉर्म नहीं किया होगा, इसलिए बच्ची इज़ डिप्रेस्ड और व्हाट। उसकी मदर जब उसको नहला रही थी, उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट्स को लाल देखा, तब वो डॉक्टर के पास में गई हैं। तब उनको पता चला है कि स्कूल का जो पियून है, ही इज़ द कल्प्रेट। बच्ची नहीं बता पाई, बच्ची कैसे आपको एक्सप्रेस कर रही है। तो उस फोटोग्राफ में पियून था। वो जगह थी, सीढ़ियाँ, जहाँ पर हुआ था, प्लेस ऑफ इंसिडेंट। बच्ची ने बताया जाके जब बाद में। अब बच्ची से जब हमारे पास आती है, हम उसको नहीं पूछ सकते कुछ भी, बहुत छोटी बच्ची है। उसकी मदर ने देख के जब डॉक्टर के पास गई है, तब उनको पता चला है कि कुछ हुआ है। और वो भी ऑफ कोर्स ठीक है, पॉक्सो 6 नहीं लगा है, लेकिन तब भी पेनिट्रेटिव असॉल्ट नहीं था ये। और एक बच्ची आई है मेरे पास में, शायद वो 5 साल की थी, 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होके आई थी। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो बच्ची जब हमारे पास में आई, आप कह रहे हैं कैसे आप जान जाते हो, हम नहीं समझ सकते, बच्चे बहुत डिफरेंट होते हैं। मानस, वो जो बच्ची थी ना, वो कूद रही थी हमारे कमेटी में जो रूम है, खेल रही है, कूद रही है। आयु ने बताया, मैम 3 दिन अभी हॉस्पिटल में होके आ रही, तो हमें बार बार बोलना पड़ा, बेटा बैठ जा। वो दिन में एकदम शुरुआत में मैंने शी वाज ज्वाइन किया सेक्सुअली था, असॉल्टेड। सेक्सुअल असॉल्ट था। 3 दिन तभी हॉस्पिटल में एडमिट होके आ रही है। और उस दिन एकदम शुरू में मतलब वो एक शॉकिंग था मेरे लिए। आई वॉज सो मूव्ड कि उसके बाद मैं टॉफ़ी के डब्बे रखने लग गई। इसके पहले मैं रख नहीं रही थी, मेरे को शुरुआत में मैं समझ रही थी सिस्टम। मैं टॉफ़ी का डब्बा साथ में रख रही हूँ कि ऐसे कोई बच्चे आएंगे, इनसे हम पूछ तो सकते नहीं हैं डिटेल, क्या हुआ था बेटा, क्या नहीं हुआ था। तो वो टॉफ़ी देना, वो खेल रही हुई, तो शी इज़ लीस्ट बॉदर्ड हो गया। अब ऐसे बच्चों को रिकवर होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट देखते हैं ना, या कुछ ऐसा देखेंगे, तो वो ऑब्वियसली उनके फ्लैशबैक दिमाग में। आता है। एक बच्ची जो आई, जो लेबर की बच्ची थी, लेबर की बच्ची थी, वो नई फ्रॉक पहनी थी, बहुत खुश, और आयु से एकदम अटैच्ड, आयु का हाथ पकड़ी हुई है। मैंने कहा बड़ी अच्छी फ्रॉक पहनी है, किसने दी? कह रहे कि पुलिस वाले ने दी है, पुलिस वाले ने दी है, एसएचओ ने दी थी। नवरात्रि का दिन था, लास्ट डे था, एसएचओ ने फ्रॉक दी थी। उस बच्ची को हमने होम में रखा है, क्योंकि हमें दिखा कि ये सड़क पे रह रही है, वल्नरेबल है, ये बच्ची के साथ फिर से कुछ हो सकता है। उसकी माँ को समझाया, माँ कहती है हाँ हाँ मैडम, ये पढ़ेगी तो फिर आप पढ़ा दो इसको। आज हमने उसको होम में रखा हुआ है, और बच्ची खुश। I'm 17 years के करीब में what's the worst kind of incident that you've seen? कि वर्स तो यही सारे, जैसे मैं आपको Anything बता रही that हूँ। जो आपको do you get sleepless nights? और बहुत पक्के हो चुके हो? नहीं, पक्के नहीं हुए अभी, अभी पक्के नहीं हुए। देखिए, पक्का मेरे को एक लगा था टाइम, एक टाइम था कि नाउ आई एम इम्यून टू दीज केसेस, या अच्छा ठीक है, होता रहता है, होता रहता है, ओके। जैसे ही आए अंदर, आईओज एसआईज या कॉन्स्टेबल्स लेकर आएंगे, हाँ भाई कौन सा केस है, अच्छा कौन सा सेक्शन है, इट्स लाइक दैट, वी आर इम्यून, अच्छा ठीक है, ओके बहुत ठीक है ठीक प्रोसीजर एसओपी है, है। प्रोसीजर है, ठीक है करना। तब भी अभी जो मैंने केसेस आपको 2-3 बताए, वो दिल को छू जाते हैं। आके मैं जैसे अपने बच्चों को बोलूँगी, भैया तुम लोग ध्यान रखा करो, ये मैं आके कहाँ निकालूँ वो फ्रस्ट्रेशन, जैसे होता है सोसाइटी का जो ये गंदा फेस मैं देख रही हूँ। मतलब आप, मुझे अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि मुझे अपनी सोसाइटी का गंदा फेस देखने को मिल रहा है, कि सोसाइटी में ऐसे हैवान भी हैं। सो मैम वी डिस्कस अबाउट कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं एंड किस टाइप की एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नाउ व्हेन अ चाइल्ड वॉक्स इनटू योर ऑफिस, राइट? अब मेरे को थोड़ा सिस्टम वाइज समझाइए कि बच्चा आया, कोई प्रताड़ित बच्चा आया या आपको कहीं मिला, उसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं? और इसको मैं दूसरे तरीके से भी पूछना चाहूँगा कि मैंने एक बच्चे को देखा जो सड़क के किनारे में कपड़े फाड़ रहा है। आई थिंक इट इज़ अ सब्सटेंस अब्यूज़। मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट आर द स्टेप्स आई शुड चेक एज़ एन अवेयर सिटिज़न? और आप लोग उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? तो सिस्टम ये होता है कि जो आप पूछ रहे हैं कि क्या प्रोसेस होता है ना, हुँ, प्रोसेस ये है कि अगर आपको कोई बच्चा, फॉर एग्जांपल एक ऑर्डिनरी सिटीजन को कोई बच्चा दिख रहा है कि
ये बच्चा लग रहा है लॉस्ट है या यहाँ कैसे घूम रहा है, अफेक्टेड है। हाँ, कुछ भी है, तो आप पहले तो देखिए हमारा पुलिस को ही जाना है, पहला कॉल पुलिस को ही बताना है। बाई चांस आपको लगता है कि मुझे पुलिस के पचड़े में नहीं या पुलिस के उधर हमें नहीं पता है और आस-पास आपके चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ होती हैं हर जगह, तो आपको लगता है कि मैं ये बच्चा हैंडओवर कर देता हूँ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की, पुलिस का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ज़्यादा भरोसा नहीं है एंड दे विल बी द राइट पर्सन कि वो सही डिसीजन लेंगे उसका। तो आप या तो पुलिस को आप कॉल करिए या फिर अगर अप्रोचेबल है आप जा सकते हो तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जो उनके वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें जाके अगर आपने बताया कि ये बच्चा देखिए हमें मिला है, आपका पास में ऑफिस था, मैंने आपको दिया है, तो हमारा भी पहला, अगर हमारे पास भी डायरेक्टली कोई बच्चा आता है तो हमारा भी पहला स्टेप होता है कि उसका जीडी एंट्री कराया जाए। अगर लॉस्ट बच्चा है, मिसिंग बच्चा है, अबंडेंट है, कुछ भी है, तो उसका पहले तो एंट्री होगी पुलिस की डायरी में। फिर हम लोग उसका मेडिकल कराएंगे। फिर उसका हम स्टेटमेंट होता है बाकायदा कि बेटा कहाँ गए थे, कैसे मिले हो, कौन माँ-बाप हैं, पूरा जानने के लिए एक स्टेटमेंट होता है और उसके बाद हमारे सामने प्रोड्यूस किया जाता है इन सारे कागज़ों कागज़ों के साथ में, डॉक्यूमेंट्स के साथ में कि अब चाइल्ड वेलफेयर कमिटी क्या सही समझती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एफआईआर है और माँ-बाप मिल गए हैं, माँ-बाप भी हैं, तो माँ-बाप के साथ में एफआईआर के साथ में आईओ हमें पेश करेगा कि इसकी एफआईआर थी, ये बच्चा मिसिंग था मैडम और माँ आई हैं, बाप आए हैं लेने के लिए। अब कई केसेज़ में हम लोग को ऐसा लगता है कि अभी बच्चा माँ-बाप के साथ नहीं जाना चाहिए, तो हमारे पास में राइट है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के पास में कि वो बच्चे को रिस्टोर करें कि ना करें और या फिर हम उसको होम में कुछ दिन के लिए रख लेते हैं, शेल्टर में। किस सिलसिले में हम लोग करते हैं, ये हमारी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है। क्यों हम उसको होम में रखेंगे, क्यों हम माँ-बाप को नहीं देंगे? और अगर माँ-बाप हैं ही नहीं तो ऑब्वियसली वो होम में ही जाएगा, कि बच्चे के माँ-बाप का पता नहीं चल रहा है और पुलिस को डायरेक्शन जाएगी कि अब ढूँढो, ट्रेस करो उसके माँ-बाप का। जिस होम में भी जाता है वहाँ भी काउंसलिंग होती है कि बच्चा कोई क्लू बता दे कि कहाँ पर था वो। कहाँ पर कोई एक ऐसी जगह का नाम बता दे, कुछ ऐसा बता दे, फिर वहाँ के पुलिस से कोऑर्डिनेट होता है। वो पूरा एक प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है और हमारे होम में कई बच्चे ऐसे आए थे, मिसिंग के उसमें आए थे, फिर उनकी फैमिली को ट्रेस आउट किया गया और आए। 1.5 साल बाद एक बच्चे की फैमिली को ट्रेस आउट किया गया था और वो उसके माँ और फादर रोते हुए एकदम आए थे कि हम तो 1.5 साल से 1 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं मैडम। जहाँ भी जो बोलता था कि ये बच्चा देखा गया है, हम पहुँच जाते थे वहाँ पर। आज इतने टाइम बाद क्योंकि फिर हमने पहले वीडियो कॉल कराई थी कि ये बच्चा उन्हीं का ही है। कह रहे हैं कि 1.5 साल बाद ये बच्चा हमको मिल रहा है, उसका उनका बच्चा। तो ऐसा भी है कि हम लोग ट्रेस अगर कोई बच्चा मिलता है मिसिंग में हमें, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं हमारे होम वाले, हमारे वेलफेयर ऑफिसर्स कि कहीं से भी कैसे भी पता चले तो वो ट्रेस आउट करें। तो प्रोसेस में हमारा यही है कि हमें बच्चे का सब डॉक्यूमेंट्स अगर उसके पास आधार नहीं है, उसके पास में कुछ नहीं है, अगर वो हमारे होम में गया तो हम आधार भी बनवाते हैं उसका, मैम, देख के। पर इसमें आपने एक बात बोली, मेरे को एक बच्चा मिला, मैं उसे पुलिस थाने लेके जाऊँ और मैं हुँ, उसकी वहाँ पे जीडी एंट्री कराऊँ। हुँ, अब आपने एक एग्जांपल दिया था कि पुलिस वाले बोल रहे थे ये मेरा केस नहीं है, उसका केस है, ये मेरा केस नहीं है, हुँ, उसका केस है। बड़ा सेल्फिश लगेगा लेकिन मैं एक व्यस्त आदमी हूँ, हुँ, मेरे को मेरे ऑफिस को जाना है, हुँ, राइट? मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता। पुलिस मेरे को नचा रही है। दूसरी तरफ मेरा दिल कहता है बच्चे को भी मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस लूप? और हाउ डू आई इन्वॉल्व लेस बट रिस्पॉन्सिबली? उस केस में मैं बच्चे को आपके पास लेके आऊँ या मैं बच्चे को पुलिस थाने ही छोड़ दूँ कि अब आप भाई आपकी प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले घुमा रहे हैं, पुलिस वाले आपकी सुन नहीं रहे हैं हुँ, और आप बिज़ी भी हो, आप बच्चे को भी नहीं छोड़ना चाहते, तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इज़ द राइट प्लेस हुँ। कि देखिए ऐसा-ऐसा है क्योंकि हम आप एक एप्लीकेशन लेंगे, ऐसे-ऐसे क्या बच्चा मैं मिला उस था बच्चे को घर नहीं लेके जा सकता अपने? नहीं, आप क्या किसी भी बच्चे को जो मिसिंग में पाया गया है, सड़क पे पाया गया है, आप 2 मिनट उसको खाना खिला सकते हो, 10 मिनट उसको रख सकते हो, आधा घंटा उसको रख सकते हो, 1 घंटा रख सकते हो, कपड़े पहनाए क्योंकि बच्चा इस हालत में था दिया लेकिन इमीडिएटली आपको पुलिस में कॉल करना है। 100 हुँ, नंबर पे कहीं पर भी खड़े होके आप कॉल कर सकते हो। ओके। आप अपनी गाड़ी में खड़े हो, आपको दिख रहा है कि ये बच्चा बेचारा रो रहा है, पड़ा है, आस-पास आपने ढूँढा उसको, कोई नहीं मिल रहा है, आप रुको वहीं 100 नंबर कॉल करो क्योंकि उस एरिया और 100 नंबर पे आपको उस एरिया का ही पुलिस आएगी ना। आप बताओगे आप कहाँ खड़े हो, आप यहाँ पर एम्बियंस मॉल के सामने खड़े हो, तो एम्बियंस मॉल के सामने का मतलब है वसंत कुंज का थाना। आप अगर बताओगे सेक्टर 63 में खड़ा हूँ, तो नोएडा का सेक्टर 63 की पुलिस पोस्ट से ही आएगा ना। तो इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। अब पहले तो हमें पुलिस से डरना बंद करना पड़ेगा। और प्रोसीजर है इसलिए देर तो होती है, प्रोसेस हैं।
आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अगर दे रहे हैं तो आपसे भी एप्लीकेशन ली जाएगी। आप अगर चाहोगे तो आप कहोगे भैया देखो मैंने दे दिया, अब मुझे इसके आगे कुछ जानना नहीं है, तो ओके। अगर जानना है तो आप पुलिस वाले का नंबर भी ले जाओ, अपना नंबर दे दो, भैया बता देना इसके माँ बाप मिल जाएं तो, बस इतना। क्योंकि आप अपने पास नहीं रख सकते वो बच्चा, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चे को रखें, उसको खाना दें, उसको कपड़ा दें, उसकी अगर एजुकेशन हो सकती है तो एजुकेशन करें, या उसके माँ बाप को ट्रेस करें। वो आप कर ही नहीं सकते, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि आप ट्रेस कर सकते हो माँ बाप को, तो वो सारा काम सरकार का है। एक अबंडेंट बच्चा, एक मिसिंग बच्चा, सब सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसमें मैम कोई हेल्पलाइन नंबर है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं मैं होता। कैसे आपको रीच आउट करूँ? सारे ऑनलाइन सब कुछ है, बस वहीं से मैं अवेलेबल है। आई गूगल मिशन इट आउट। वात्सल्य आप डालेंगे, मिशन वात्सल्य में आप जिस शहर में हैं, हुँ, उस शहर की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का डिटेल है, ओके। फ़ोन नंबर है। एंड 24/7 में होते हैं अवेलेबल? 24/7 हमारा रोस्टर चलता है। ऑफ़िस हमारा विदिन टाइम फ्रेम है 10 से 5, वही तभी खुलता है मंडे टू फ्राइडे। अदरवाइज़ रोस्टर चलते हैं, रोस्टर में चौबीसों घंटे हम में से एक मेंबर की रोस्टर की ड्यूटी होती है कि आप रात के 2 बजे भी कॉल करते हैं, पुलिस वाले करते हैं कि ऐसा एक बच्चा मिला है सर, कहाँ रख दें या क्या करना है? तो हम लोग फिर बताते हैं। मैम आपने बोला कि पुलिस से डरना छोड़िए, राइट? आपका क्या एक्सपीरियंस है? पुलिस बाय एंड लार्ज कोऑपरेटिव है कि हैरेस कर रही है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता सही या गलत, क्योंकि मैं भगवान की दया से ऐसी चीज़ में पड़ा नहीं हूँ। लेकिन हमारी जो फ़िल्मों ने उनकी इमेज बनाई हुई है, वो कोई ख़ास अच्छी नहीं है। मेरा अगर 18-19 साल का एक्सपीरियंस आप देखेंगे, तो महिलाओं के केसेस में पुलिस बहुत सपोर्टिव नहीं होती है, बट बच्चों के केसेस में बहुत सेंसिटिव होती है। इसलिए क्योंकि इसको सेंसिटिव बनाया भी गया है, पुलिस को उसके लिए करा भी गया है, को उनको इमीडिएट एक्शन लेना है। बहुत, बहुत ज़्यादा अगर आप अपना पहुँचे वहाँ पर, बच्चा गायब है, तो कोई पुलिस वाला आपको वापस नहीं भेजेगा। ये मेरी जनरली बच्ची आपने गायब है। ट्रेंड देखा। ये और मैम हमारा ये देखा है। आप अपनी बात कर रहे हो या हुँ। आप एक इन जनरल ट्रेंड देखते हो? इन जनरल ट्रेंड है, क्योंकि मेरे पास में जो थाने हैं हमारे अंडर में, हर जगह अलग-अलग पुलिस वाले हैं ना, लेकिन हर जगह के थानों में सेंसिटिविटी बताई गई है कि भाई बच्चों का मामला आएगा, लड़कियों का मामला आएगा, फ़ौरन देखना है। मतलब कई बार हम पूछते हैं पुलिस वालों से, अच्छा कैसे ट्रेस किया आपने लड़की को? क्योंकि मुझे जानने की उत्सुकता होती हाँ है। मैम, वो एग्ज़ाम्पल कि उन्होंने 5 घंटे में कर लिया था, जो उसको 3 दिन से नहीं किया था। 3 दिन से नहीं किया था। तो मैं हर बार पूछती हूँ, एक बच्ची भी की मिसिंग कंप्लेंट थी, माँ-बाप ने बताया था वो 17 साल की थी। तो मैं हर बार पुलिस वाले से पूछा आपने ट्रेस कैसे किया? उसने बताया कि इसके मम्मी-पापा के पास में कुछ डिटेल नहीं थी, तो इंस्टाग्राम पे शायद जिस लड़के का नाम बताया, पुलिस वालों ने उस लड़के की पूरी सोशल मीडिया की प्रोफ़ाइल छानी, उसमें एक बाइक का नंबर निकला, उस बाइक के नंबर को ट्रेस किया गया, क्योंकि फ़ोन नंबर तो था नहीं, लड़की के पास नंबर नहीं था। उस बाइक से ट्रेस करके उस लड़के का फिर घर का पता चला गया, फिर उसका नंबर लिया गया। तो देखिए पुलिस वाले काम सारा करते हैं, मैम तो अगर करने पे आया है तो सब कुछ कर सकता सब है। कुछ करते हैं और हर तरीके से करते हैं। और क्योंकि उनके पास सारे रिसोर्सेज़ हैं। सर आपके पास और मेरे पास नहीं है रिसोर्सेज़। मैं एज़ अ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी मैं इन्वेस्टिगेशन में नहीं हूँ। मेरे पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है कि मैं ढूँढ पाऊँ, कहाँ है उसके माँ-बाप। एक बच्ची है हमारे होम में, उसको आधार कार्ड से हम ट्रेस करेंगे उसके माँ-बाप का। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स होता है। एक बार वो ले गए आधार सेंटर में, उसका बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं, क्योंकि अब हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो बात अलग है ना, क्योंकि उसका बायोमेट्रिक चल ही नहीं रहा था उस समय। वो लिया तो उसने कैप्चर नहीं किया उसका हाथ, हाथ जो भी आपके वो होते हैं, वो कैप्चर ही नहीं किया, वापस भेज दिया गया। बेटा आप कुछ टाइम बाद आना, तब फिर से करेंगे तो देखेंगे आपका आधार कार्ड से अगर ट्रेस हो जाए कि एड्रेस क्या लिखा है आपके आधार कार्ड पे। तो सोचिए तरीके आपको नहीं पता होगा ये चीज़, कि बायोमेट्रिक्स का दोबारा से दिखा के फिर हम ट्रेस करते हैं कि इसका आधार कार्ड निकालो। वो हमारे पास में रिसोर्सेज़ हैं। हमारे पास मतलब सरकार के करेक्ट, पास में, सिस्टम के पास में सिस्टम के रिसोर्सेज़ हैं। पास में। तो पुलिस वाले अगर आप ये कह रहे हो कि इमेज खराब बनाई गई है, तो महिलाओं के केसेज़ में थोड़ा-सा दौड़ा-भागी होती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज़ बहुत हैं। पुलिस वाले कहते हैं भैया घर का मामला है, निपटा लो अगर निपट जाए तो। करेक्ट। क्योंकि एक बार एफआईआर होने के बाद वो पीछे नहीं हट सकते। उनको पूरी मुस्तैदी से वो एफआईआर क्लोज़ कराने के लिए काम करना पड़ता है। तो इसीलिए बदनाम है कि एफआईआर नहीं करते हैं। तो एफआईआर करने के लिए पुलिस वाले पूरे इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरा समझते हैं मैटर कि भैया एफआईआर करने लायक है भी कि नहीं है। हुँ। अब 4 बार लड़की भाग रही है, 3 बार एफआईआर की पुलिस वालों ने, जबकि उनको पता है कि ये भागती है लड़की। मेरे पास में आई है 3-3 एफआईआर्स के बाद लड़कियाँ आई हैं, भाग जाती है, बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, तो दूसरे वैसे शहर में भाग गई। तो इसमें पुलिस क्या करे मतलब?
लेकिन पुलिस ने एफआईआर की क्योंकि लड़की का मैटर है। माँ बाप पहुंच गए रोते हुए, फिर से भाग गई सर, फिर से भाग गई सर। माइनर मेजर माइनर, हम लोग माइनर में ही डील करते हैं। करेक्ट। माइनर चाहे 17.5 साल की है, लेकिन भाग गई तो अब लाना है पुलिस वालों को। 17.5 साल, 3 दिन, उसको 18 साल में होने में 3 दिन थे, तब भी लेकर आई है पुलिस। और एफआईआर पॉक्सो का केस था उसका, उसको कह रही मैम अब ये 18 की हो रही है, 3 दिन के बाद हम पॉक्स क्वैश करवाने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ऐसे भी केसेस आए हैं कि एफआईआर दर्ज करा के पुलिस ने ढूंढ के लाए हैं लड़की को, बिहार से ढूंढ के लाए हैं। एक लड़की को तो तमिलनाडु साउथ के ऐसी जगह से लाए हैं जिसका तो स्टेशन का नाम भी मुझे याद नहीं है, क्या नाम लिखा था वो, मैंने फिर दिखाया कि दिखाओ क्या नाम है, देखे तब मैंने लिखा था। तो ऐसी ऐसी जगहों से ढूंढ के लाए हैं पुलिस वाले। बच्चों के मामले में जनरली यू फाउंड देम वेरी कोऑपरेटिव एंड सेंसिटिव। जनरली सेंसिटिव तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो शायद इम्यून हो चुके होते हैं, जैसे डॉक्टर्स इम्यून हो जाते हैं खून देखकर, तो ऐसे ये लोग इम्यून हो चुके हैं बहुत सारे केसेस देख के। बट कुछ कुछ एसआईज को मैंने देखा है, बहुत इमोशनल होते हैं। आपने बहुत देखा मैम? बिल्कुल बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। जैसे मैंने अभी बताया ना, एक बच्ची को नई फ्रॉक दी थी एसएचओ ने, ऐसे भी हैं कि बच्चे को देते हैं। अब हम जैसे हम ऑन द बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स हैं, मैं बैठी हुई हूँ, मेरे को तो इम्यून होना चाहिए ना, क्योंकि सारे केसेस, लेकिन मैं टॉफ़ी का डब्बा लाई हूँ ना, उस बच्ची के लिए या और बच्चियों के लिए भी हम लोग लाते हैं ना। मैम कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि जिसमें आपने देखा हो कि सिस्टम में ही दीज एक्सप्लॉयटेशन इतने वेल एंट्रेंस्ड हैं कि सिस्टम के जो लोग प्रोटेक्टर हैं वही प्रेडेटर बन चुके हैं? ऐसे केसेस आए हैं? अगर आप वैसे बात करेंगे तो जो शेल्टर होम की जो आप बात कर रहे थे। आई वाज कमिंग टू दैट मैम, क्योंकि तो आपने ये भी बोला था कि बच्चों को शेल्टर होम लेके जाते हैं, क्या वो सेफ है? सेफ हैं। आप एक बात बताइए, पूरी सोसाइटी क्या सेफ है? लड़कियाँ लड़कियाँ लड़के सेफ हैं? नहीं है ना पूरी सोसाइटी में। आदमी तो वही हैं। जो गलत काम कर रहे हैं वो वही हैं जो बाहर घूम रहे हैं, जो आपके चाचा ताऊ और आपके पड़ोसी भी हैं, और वही आदमी है जो गार्ड भी बन के बैठा हुआ है एक शेल्टर होम में। अब मेंटालिटी तो वही है। आप जब अपना पर्चा देते हैं, मैं अगर कहीं पर जॉब के लिए दूँगी, उसमें तो नहीं पता चल सकता ना कि इसकी माइंडसेट क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है या उस गार्ड का माइंडसेट क्या है। तो ऐसे अगर आप केसेस शेल्टर होम को जो बदनाम किया हुआ है पूरी जगह पर, मैं उससे अलग सोचती हूँ, क्योंकि शेल्टर होम में कितने केसेस आ गए होंगे। दिल्ली में शायद 1 या 2 केसेस हैं, इतने सालों में। अगर आप डेटा निकालेंगे तो शेल्टर होम्स के तो मुझे तो नहीं लगते ज़्यादा केसेस और हैं। यहाँ पे रिपोर्टेड की बात कर रहे हैं हम। रिपोर्टेड की बात ऑफ कोर्स, शेल्टर होम से अनरिपोर्टेड जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता शेल्टर मैम? मुझे हो सकता है कहीं पे शेल्टर होम में कुछ हो रहा देखिए वो हो, शेल्टर आज होम बाहर ही नहीं आ रहा। नहीं, इसलिए नहीं हो सकता, छुप सकता, क्योंकि शेल्टर होम ना गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। सारे गवर्नमेंट में नहीं होते, प्राइवेट रन्स भी हम्म। जो होते हैं वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं। पर ये जो केस हमने देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी गवर्नमेंट का ही था, ये शेल्टर होम की अभी पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी एक पर्टिकुलर की। गवर्नमेंट रन और प्राइवेट रन 2 होते हैं, 2 हम्म। तरह के होते हैं, हम्म। ठीक है? गवर्नमेंट रन वाले भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में आते हैं, प्राइवेट रन वाले भी चाइल्ड और वेलफेयर कमेटी गंदगी में कहीं पे आते भी हो हैं। सकती है। आपका आदमी वही है सर, अगर मैं सिर्फ़ आदमियों की बात कर रहा हूँ, गंदगी तो कहीं पर भी हो सकती है। वही आदमी बाहर जो बच्ची के साथ में रेप कर रहा है झाड़ियों में ले जा कर के, वही आदमी अगर बैठ गया आपके गार्ड बन के, कैसे आप जानोगे? एक अभी एक किस्सा है कि एक गार्ड था एक जगह शेल्टर होम में, उसकी खुद की बेटी ने इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर। ये झूठा इल्ज़ाम है, ये हमें भी पता है क्योंकि दिख रहा था। कैसे पता चलता है मैम? देखिए कैसे पता मतलब चलता है ये क्योंकि जब केसेस आते हैं आपके सामने, हाँ, सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन बीच हाँ, में हाँ। काट दिया, लेकिन ना एकदम से वो क्यूरियोसिटी थी। केस आ रहा है हुँ, क्योंकि बेटी या बेटा सब्सटेंस अब्यूज के अंडर, या फिर नॉर्मल चलो ठीक है तंग करने के लिए इन्हीं का नाम लगा दो। हुँ। और ऐसे और भी केसेस होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर जेन्युइन रेप केस है। व्हाट आर द हाँ, कॉमन क्लूज कि यार ये ये यहाँ पे लड़की झूठा सच है, बोल रही है, झूठ बोल झूठ रही बोल है? रही है। देखिए अव्वल तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है पूरी, और थोड़े बहुत में हम भी पूछते हैं आईओ से कि कैसा लग रहा है, क्या है, इन्वेस्टिगेशन किया है शुरुआत में, उनको पता चल जाता है। हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि कई बार 2-3 4 बार ऐसे हुआ है कि कंप्लेंट आई है हमारे पास में, कंप्लेंट में माँ की तरफ से कंप्लेंट है, बच्ची माइनर है, बच्ची भी लिख रही है। 1 पेज की कंप्लेंट में पूरे पेज में डोमेस्टिक वायलेंस भरा हुआ है। नीचे की एक लाइन में लिखा हुआ है, इसने इसने आदमी का नाम, इसने मेरी बच्ची को गलत टच किया था। सिर्फ़ 1 लाइन में। चलो भाई ये भी हो गया, ये भी लगा देते हैं इस पे चार्ज। एग्ज़ैक्टली वो क्योंकि वकील समझाते हैं। जो अच्छा। दोनों तीनों केसेज़ आए हैं उसमें पीछे वकील खड़ा था। तो वकील लोग चाहे प्रॉपर्टी का मैटर हो, चाहे वो आपके डोमेस्टिक वायलेंस के स्कोर पूरा करना हो, क्योंकि एक जगह था
कि बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया, तो वही मैं बता रही हूँ। और उस गार्ड की नौकरी गई, जो फादर गार्ड था, गार्ड की नौकरी गई। हमें पता भी था गार्ड की नौकरी जाएगी, क्योंकि हम बाउंड हैं कि बच्ची अगर कुछ रिपोर्ट कर रही है तो हमें रिपोर्ट करना ही है और पुलिस को उसके बाद एक्शन लेना ही है, चाहे वो जाके फिर क्वैश हो जाए, चाहे वो जाके फिर खत्म हो जाए या प्रूव ही ना हो कि कुछ किया है। वो वापस भी घर आ जाए गार्ड, लेकिन उसकी नौकरी तो गई ना। उसकी इज़्ज़त, उसका वो तो गया ना कि हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट का या सॉरी पॉक्सो का केस लगाया है। बच्ची ने लगाया है, अपनी लड़की ने लगाया है। और जहाँ पर दिख रहा है कि पूरा वो कंप्लेंट किस चीज़ की है, पापा को मारते थे, पापा मम्मी को मारते थे, पापा-मम्मी में झगड़ा होता था और फिर ये हो गया। मतलब पूरे में वो वही बता रही है। मैम पर ये तो फिर इन अ वे लॉ जो है काफ़ी मेन की तरफ अनफेयर नहीं हो गया? कोई भी बच्ची खड़ी हो जाए। सर कौन-सा लॉ अनफेयर नहीं है? सालों की प्रॉपर्टी पे कोई और आके कब्ज़ा कर जाता है, वो भी तो अनफेयर हो गया। एक टेनेंट की भी तो कई बार आती है कंप्लेंट कि टेनेंट बैठा ही हुआ है वहाँ पर, हट ही नहीं रहा है, सालों-साल हो गए, केस चल रहा मैम है कोर्ट प्रॉपर्टी में। और इज़्ज़त कैरेक्टर में बड़ा फ़र्क होता है। हाँ, तो मैं कह रही कौन से लॉ में नहीं होता ये, मैं ये समझाना चाह रही यू हूँ। आर राइट तो बट लॉ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के, रेप के केसेस क्यों ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, आप एक 50 साल की औरत ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज रेप लगा रही है। 50 साल की औरत को ये नहीं समझ में आ रहा 2 साल से तुम उसके साथ में घूम रही हो, सब कुछ कर रही हो और आपकी मैच्योरिटी लेवल नहीं है कि ये ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आधी मैरिज ही ज़िंदगी है। जी ली मतलब। एग्ज़ैक्टली तो कई केसेज़ आपने क्वैश होते भी देखा है, जज ने डाँटते भी देखा है कि मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बहाना बता रहा है, आपसे शादी करना ही नहीं चाहता, ठीक है? तो लॉ में इल्ज़ाम लगना और फिर इल्ज़ाम को प्रूव होना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। पॉक्सो में प्रॉब्लम आज आप लोग बिज़ी हम लोग रहे होंगे, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइएगा और वहाँ के फ्रंट पेज पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है पॉक्सो के केस में। आज बोला है बॉयज़ को ख़ास तौर से वो अंदर चले जाते हैं, पॉक्सो के एक इल्ज़ाम पे चाहे वो कंसेंशुअल भी हो। लेकिन अंदर कौन जाता है? लड़का, है ना? इवन इफ इट इज़ अ माइनर माइनर तो माइनर जुडिशल में डाल ऑब्जर्वेशन होम देंगे में जाता है, हाँ, माइनर वो अलग जाएगा। लेकिन उनको जो भी है, आपके पास इल्ज़ाम तो लग गया है, चाहे वो इल्ज़ाम बाद में खत्म होने के बाद एक और जजमेंट अभी रिसेंटली आया है कि पॉक्सो का अगर केस लगा हुआ है और बाद में वो खत्म हो गया, तो वो नौकरी पे असर नहीं करेगा। ये एक जजमेंट भी आया है। मैम पर वो लेकिन तो फिर तब तक परसेप्शन धारणा मतलब वो पीपल ऑब्वियसली 100 मुँह ऑब्वियसली 100 बातें कि ऑब्वियसली आग देखिए, लग धुआँ उठा तो आग लगी होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस कि कंसेंट की एज 16 की जाए। 16 की जगह। तो आर यू सपोर्टिव? आई एम इन फेवर ऑफ दैट। व्हाई? बिकॉज़ मैं तो देख ही रही हूँ ना। आपको लगता है 16 में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है दैट यू कैन टेक इट मेंटल मैच्योरिटी आ जाती है दैट वेदर यू वांट टू गो इनटू अ कंसेंसुअल मैंने सेक्सुअल। आपको अभी केसेस 13 और 14 साल की लड़कियों के बताए हैं। 14-15 साल की लड़की मैच्योरिटी देखिए 16 साल की लड़की की में मैच्योरिटी आएगी कि नहीं आएगी दैट इज़ डिफरेंट। बट वो मर्ज़ी से उस लड़के के साथ जा रही है। तो यहाँ पर सिर्फ़ लड़के को सज़ा क्यों मिले? लड़की ने ही हाथ पकड़ा, लड़की ने भी लड़का अगर ज़बरदस्ती खींच के ले गया है, तो एक दैट इज़ अलग बात है। डिफरेंट। येस, 16 साल की लड़की में आज मैं बता रही थी कि आपको 9 साल, 10 साल की लड़की के में भी बहुत तेज़ हो जाते हैं बच्चे। तो 16 साल की बच्ची में बाकायदा पता होता है क्या सही है, क्या गलत है। 16 साल की लड़की उस लड़के के साथ में खुद जा रही है। अभी एक केस में लड़की वही पॉक्सो में आया 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। उस लड़की को मैंने सिर्फ़ इतना पूछा, उसने बताया कि मुझे ले गया, मतलब पूरा जो केस था ना वो इस तरीके का था कि लड़का इसको बहला-फुसला के कहीं ले गया है ज़बरदस्ती और लड़की तो बिहार से कहीं से आई है यहाँ पर और उसका भाई का इलाज चल रहा है, उसको तो इस जगह का कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं था। उसके भाई ने ऐसे ही प्रोजेक्ट किया था कि मैडम इसको तो घर के बाहर का कुछ नहीं पता, दिल्ली में तो पहली बार आई है ये। अच्छा, ठीक है आप बाहर बैठो ज़रा मुझे बात करने दो। लड़की से मैंने बात की, 2 सहेलियाँ थीं, दोनों के भाइयों का इलाज चल रहा था और ये बच्ची और दूसरा लड़का जो भी है, तो मैंने कहा बेटा कैसे लेके आता है तुमको? तुम क्या इसको पहले से जानती थी? कि हाँ मैम थोड़ा बहुत मैं जानती थी। मैंने कहा इसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी? नहीं। 16-17 साल की हो, तुमको पता है वो मेट्रो में बैठा रहा है तुमको पता है वो ट्रेन में बैठा रहा है तुमको। तुम कैसे बैठती चली चली गई? तुमने रेलवे स्टेशन पे क्यों नहीं मना किया कि मुझे नहीं जाना है? तुमको तो पता था कि ये रेलवे स्टेशन है, 16 साल की हो, बिहार से आई हो, तो तुमको ट्रेन में आई होगी या ट्रेन बस में में आई आई हो होगी। और उस ट्रेन में बैठा के तुमको ले जा रहा है कहीं और। हुँ। तो तब तक तुमको नहीं पता चला था कि तुमको कहीं और ले जा रहा है? कि रीज़न ये था कि वो उसने कहा था पानी पूरी खिलाने ले जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा पानी पूरी कौन-सा वो रेलवे स्टेशन से ले जा रहा था? ये तुमको करते सोचिए आधे घंटे, पौने घंटे बाद फिर मैंने उसको पॉक्सो समझाया, फिर मैंने उसको बताया क्या इसका प्रोसेस है। तो कहती नहीं मैम मैं ये नहीं चाहती कि वो गिरफ्तार हो। मैंने क्यों? वो तो तुम्हें ज़बरदस्ती ले गया था।
तो कह रहे नहीं मैम मैं उसके साथ, क्योंकि 3 दिन वो गुड़गांव के किसी जगह पर रेंट पे रह रहे थे। मैंने कहा गुड़गांव के रेंट पे रह रहे थे, दरवाज़ा लॉक रखता था? नहीं, साथ में थे। मैंने कहा तुम भाग नहीं सकती थी क्या? सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास में थे। फिर तब उसने माना कि नहीं मैं जानबूझ के साथ में गई थी। मैं ही गई थी इसके साथ में। तो ऐसे भी केसेज़ हैं जहाँ माँ-बाप कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाओ, इस लड़के को अंदर करना है। हमारे पास में कई बार कंप्लेंट्स आती हैं कि हमने कंप्लेंट की और लड़का अभी तक बाहर घूम रहा है, लड़का अभी तक अंदर नहीं गया है, उसको पकड़ा नहीं है। ईगो है। तो ये झगड़े हो गए ना। पड़ोसियों के झगड़े में हमने पॉक्सो केसेस देखे हैं। मैम तो पॉक्सो केस वाक़ई में यूज़फुल है कि यूज़फुल है। ये हुँ। ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है? देखिए यूज़फुल है और मिसयूज़ हर जगह है, ठीक है? हम नकार नहीं सकते, चाहे वो पॉक्सो के केसेज़ हों, चाहे वो पॉश के केसेज़ हों, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज़ हों, सारे जो लॉ बनते हैं ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ना कुछ देखने के बाद बनते हैं, बहुत रिसर्च के बाद बनते हैं, बहुत कुछ केसेज़ देखने के बाद बनते हैं, करेक्ट? अमेंडमेंट्स भी आते हैं। डाउरी में एक्ट में अमेंडमेंट आया, क्योंकि उस समय तो था कि सबको पकड़ लो, ठीक है? तो इसलिए जितने भी लॉ हैं, सब बहुत यूज़फुल हैं, सब बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उनका मिसयूज़ हो रहा है और सारे लॉज़ का मिसयूज़ हो रहा है। इसी चीज़ की अवेयरनेस देनी है हमें, इसी चीज़ का बताना है कि यूज़ करना है तो और हमारे जजेस अब जजमेंट्स भी दे रहे हैं, अगेंस्ट में जजमेंट्स भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है सारे जज फ़ेवर में ही दे रहे हैं उस विक्टिम के। मैम इसमें कन्विक्शन रेट क्या है फिर पॉक्सो में? बिकॉज़ ऐसा फ़ील होता है कि हुँ। कन्विक्शन रेट्स अगर ये कानून इतना ही फ़ायदेमंद है एंड इतने इफ़ेक्टिव है, इतने ही रिसर्च के साथ बना हुआ है, देन द कन्विक्शन शुड बी हाई एंड आप क्राइम के बारे में तो पढ़ते हो बच्चों के में, लेकिन उनकी जजमेंट्स या उनके कन्विक्शन उस फ्रीक्वेंसी से नहीं आते जिस फ्रीक्वेंसी से क्राइम होते हैं। टाइम लगता है क्योंकि आपका जो अगर हम एक बच्ची है 18 साल से नीचे और जो परपेट्रेटर है, जो अक्यूज़ है, वो अबव 18 इयर्स है, तो उसका केस कहीं और चलेगा और जो दोनों अगर माइनर हैं, उनका केस जेजेबी में चलेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के केसेस आपको पता ही नहीं चलेंगे, उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ऑब्जर्वेशन होम में डाला या उसको वो कर दिया, क्या नाम, बेल मिल गई है, बाहर है वो, रिहैबिलिटेशन के लिए। कई ऐसे बच्चे हैं जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से हमारे पास में टर्न होके सीसीएल टर्न होके सीएनसीपी में आते हैं कि अब इसका रिहैबिलिटेशन, इसको कुछ सिखाओ पढ़ाओ। तो इस तरीके के भी केसेस हैं। अब पॉक्सो कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, उनके तो केसेस आपको देखने को मिलते हैं और कन्विक्शन क्यों नहीं है? जेल में 1-1 साल, 2-2 साल जेल में ही है वो, और क्या चाहिए आपको? और प्रूव हो रहा है बाद में कि प्रूव्ड है कि नहीं है। पॉक्सो केसेस लगना चाहिए उसमें अक्यूज़्ड हो गया कि नहीं यही अक्यूज़ है या उसका मान लिया गया है। वो तो बहुत बाद में जाके डिसाइड होता है। तो मिसयूज़ ज़्यादा होगा। मिसयूज़ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी मैं, नहीं, आई विल नॉट से दैट। आप इसमें 60-40 का रेशियो कह सकते हैं या 70-30 का कह सकते हैं। 70-30 इज़ करेक्ट वर्ड। बट अब जो कंसेंशुअल वाला है ना, वो मिसयूज़ नहीं हुआ। इसलिए मिसयूज़ का जो लोग कहते हैं ना कि फ़ॉल्स केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे पॉक्सो केसेस को एक ही लेंस से देख रहे हैं। अब लड़की बोल रही है मैं इसके साथ अपनी मर्ज़ी से गई थी। मेरे को इसके ऊपर कोई केस नहीं करना, लेकिन तब भी पॉक्सो का केस चल लग गया और पॉक्सो के कोर्ट में चल रहा है केस और वो केस खत्म होते-होते टाइम लग गया। अभी आपने एक केस देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस वहाँ पर जजमेंट दिया था कि इस बच्ची को और हैरेस हो रही है, ये और विक्टिमाइज़्ड हो रही है क्योंकि इसका शादी भी कर ली इस लड़के से साथ में जब वो बच्ची थी, करेक्ट। एक बच्चा भी हो गया और वो वो अकेली है। लड़के के फ़ेवर में बोला था कि लड़के के फ़ेवर में मतलब बोला तुम था। इसको और तुमने उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सब कुछ किया एंड ही वाज़ एग्ज़ैक्टली। अगेन वो आई थिंक आपने उसको 3 जेल दिन में का डाल दिया। फ़र्क था उसका मेजर या कुछ होने का नहीं, उसमें तो थी, वो बच्ची ही थी करेक्ट, और बेबी हो गया, बेबी दोनों साथ में रह रहे थे, उसके बाद पॉक्सो केस लगा और लड़का अंदर है और लड़की अकेले वो उस बच्चे को पाल रही है, कह रही मैं कैसे पालूँ? करेक्ट। तो जज ने कहा कि यहाँ पर जब दोनों का कंसेंशुअल था, दोनों एक-दूसरे को के साथ में रह और रहे हैं अब और रहने को 5 साल के तैयार हैं, बाद भी रह रहे हैं, 7 साल के बाद भी तो रह रहे वो हैं। जो कन्विक्शन रेट आप जो बोल रहे हो ना, अब यहाँ पर कंसेंशुअल केसेस बहुत आ रहे हैं और कंसेंशुअल केसेस पे हमारे जुडिशरी को, हमारे लॉ कमिशन्स को वाक़ई में देखना पड़ेगा कि कैसे करना है क्योंकि हर बच्चे पे पॉक्सो केस लगा दिया। उस बच्चे पे जो क्योंकि लव की परिभाषा बोल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट कि ये ये तो प्यार लव है हाँ, प्यार की परिभाषा और प्यार में आप लड़के को तो आपने बंद कर दिया, लड़की तो बाहर और है। बच्चा सफ़र हो रहा है।
और विक्टिम जो है, मतलब विक्टिम भी तो सफ़र हो रही है। मैं आपको बताऊँ, मैं एक पॉक्सो कोर्ट में गई थी क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की फ़ाइल मँगाई गई थी। वहाँ पर विक्टिम थी 7 मंथ्स प्रेग्नेंट, 7 टू, हाँ, 7 टू 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। मैंने उसको बोला, तुम क्यों आई हो? उसको देखते ही, क्योंकि प्रेग्नेंट थी बाकायदा, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट और ट्रैवल करके आ रही है। तो पता चला कि आज उसके बेल का मैटर लगा हुआ है, तो ये सामने आई है साथ में, क्योंकि वकील बुलाते हैं। मैंने खुल के जज से बोला कि सर प्लीज़ अपने सिस्टम में या वकीलों को ऑर्डर कीजिए कि बच्ची को यहाँ ना बुलाया जाए। 8th मंथ में आप उसे 8th मंथ ट्रैवल करा रहे प्रेग्नेंट हो। है, उसका गुड़गाँव में शिफ्ट हो गई थी, वहाँ पर कार्ड भी नहीं बन रहा था, तो मैंने उसके लिए भी रिक्वेस्ट की, तो जज ने लिखा, वहाँ के सिविल हॉस्पिटल में भी लिखा, मतलब बहुत हेल्प हुई। एक रिक्वेस्ट जो मैंने जब जैसे ही जज साहब को बोला कि जज साहब प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्ची को ना बुलाया जाए, शी इज़ 8th मंथ। जज ने बोला, मैडम हमने नहीं बुलाया है, ये लड़के को देखने आती है। जज को भी पता था ये चीज़ कि वो लड़के से मिलने और लड़के को देखने आई है, और लड़के का क्योंकि बेल मैटर लगा हुआ था। नेक्स्ट, ताकि वकील बुलवा पाए, और उसके साथ उसकी सास सास कह रहे थे, मतलब शादी हो गई होगी बच्चे की। सास साथ में लेके आई थी, माँ-बाप नहीं आए थे उस लड़की के साथ में, कोर्ट में। तो एक तरीके से आप अपने उसको बचाने आई थी वो। बचाने आई थी अपने बेटे को, कि हाँ, जाके सामने जज के सामने बोले कि नहीं जज साहब, मैं तो इसी के साथ शादी कर रही हूँ, मेरे को तो इसी के साथ रहना है। जज देखते हैं कि भाई दोनों का साथ में है, क्यों एक को सज़ा दी जाए? तो जज छोड़ देते हैं कई बार, बेल हो जाती है। तो सोचिए 8th मंथ की प्रेग्नेंट लड़की गुड़गाँव से ट्रैवल करके पहुँच रही है, कि मुझे तो देखना, और जज साहब बोल रहे हैं कि नहीं मैडम हमने नहीं बुलाया है। तो इसका मतलब जजेस को सब कुछ पता है, जजेस देख भी सबको रहे पता हैं, है डे 1 में। सबको पता है। कंसेंशुअल में तो लड़कियों को बुलाया जाता है बार-बार। जहाँ ऐसे मैटर्स होते हैं ना, तो वकील बुलाते हैं कि सामने लाओ लड़की को, लड़की से बुलवाओ कि नहीं सर, हम तो साथ में रहना चाहते हैं। क्योंकि जज साहब पूछते हैं, क्या आप साथ में रहना चाहते हो बाद में जब 18 साल के हो? हाँ क्योंकि लड़की सर, बचा सकती है। लड़की ही बचा सकती है, इसीलिए लड़की को बुलाया जाता है। तो कंसेंशुअल मैटर्स आर नॉट फॉल्स केसेस ऑफ पॉक्सो, दैट दैट इज इज़ डिफरेंट। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन अ वे। एग्ज़ैक्टली, ये हमें दूसरी तरह से देखना पड़ेगा। सारे केसेस पॉक्सो केसेस में रजिस्टर हो रहे हैं बिकॉज़ लॉ ऐसा कह रहा है हम्म। कि 18 साल से कम की लड़की के साथ में अगर आपने किया। मैम, एक बात बताइए, पॉक्सो के कुछ पावरफुल प्रोविजंस बता सकते हैं जस्ट अवगत कराने के लिए लोगों के? देखिए, पॉक्सो का कौन-सा प्रोविज़न ऐसा है जो हल्का है? पॉक्सो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है। उसमें सेक्शंस हैं, उसमें प्रोविज़न्स कुछ ऐसा नहीं है। उसमें रिहैबिलिटेशन का एक बहुत अच्छा प्रोविज़न डाला हुआ है कि जो विक्टिम है, और हम यहाँ पर सही विक्टिम की बात करेंगे। विक्टिम है, उसको सपोर्ट सिस्टम। तो हमारे यहाँ हमारा लॉ बोलता है कि पॉक्सो का कोई भी केस आया, तो उसके साथ में आपको एक सपोर्ट पर्सन लगाना है, वो सपोर्ट पर्सन जो इनको हेल्प करेगा। क्योंकि आपको प्रोसीजर्स नहीं पता होते, आपको कोर्ट के बारे में नहीं पता होता, आपको बाकी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ नहीं पता होती हैं। तो जो सपोर्ट पर्सन होता है, वो उस बच्ची और उसकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से? अगर बच्ची को पढ़ना है, उसने स्कूल छोड़ दिया, मान लीजिए स्कूल से ही कुछ प्रॉब्लम है, स्कूल छोड़ दिया, अब स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो वो सपोर्ट पर्सन हेल्प करेगा। उसका टीसी दिलवाएगा, टीचर से बात करेगा या प्रिंसिपल से बात करेगा, किसी भी तरीके की सपोर्ट चाहिए। फिर लीगल प्रोसेस बताएगा कि अब देखो यहाँ पर ऐसा होगा, आपकी टेस्टिमनी में आपको जाना होगा, हम साथ में आएँगे। माँ-बाप की टेस्टिमनी होगी या जो भी है, पूरा लीगल प्रोसेस समझाते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी का कहाँ क्या रोल होता है, कि हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए आधार कार्ड नहीं बना है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी करवाएगी। उसका बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो सपोर्ट पर्सन हेल्प करेगा बैंक अकाउंट खुलवाने में ये या कोर्ट से प्रोसेस। अपॉइंटेड होता है सपोर्ट नहीं, हाँ, पर्सन? चाइल्ड वेलफेयर चाइल्ड कमिटी वेलफेयर से, कमेटी से लेकिन प्रोविज़न है वहाँ पर, प्रोविजन है। प्रोविज़न है उसमें कि मैम, उनको लगाना है। अगेन गोइंग बैक टू वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन कि जैसे मेरे को कोई केस बच्चे का पता चला, मैंने उसे आके रिपोर्ट किया, चाइल्ड सीडब्ल्यूसी को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। नाउ आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, इज देयर अ टाइमलाइन फॉर एवरी अकाउंटेबिलिटी कि जो मुझे पता होनी चाहिए कि इतने टाइम पे ये होना चाहिए, इतने टाइम पे ये रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, जैसे आप उसको बोल रहे थे ना, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर से जो पहले वाली होती है, राइट? जनरल एंड एंट्री। एज अ सीडब्ल्यूसी आपकी इतनी अकाउंटेबिलिटी है कि आप मेरे को इतने टाइम पे रिवर्ट करेंगे या स्टेटस देंगे। इज देयर अ वे दैट आई कैन होल्ड द सिस्टम अकाउंटेबल ऑन अ टाइमलाइन? ये जो नया बीएनएसएस आया है ना, उसमें उन्होंने चार्जशीट दाखिल करने का टाइम दिया है, ठीक है? हर चीज़ का टाइम उसमें टाइम फ्रेम उन्होंने बाँधा है। इन केसेज़ में जो एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद जो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होते हैं, स्टेटमेंट, उसके बाद 24 टू 48 आवर्स, विदिन 24 टू 48 आवर्स चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के सामने प्रोड्यूस करना होता है। ये एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है।
कि वहाँ होने के बाद फ़ौरन कमेटी को दो, ताकि कमेटी नेक्स्ट डिसीजन ले सके कि बच्ची को कहाँ जाना है, क्या करना है बच्ची का। तो ऐसे टाइम फ्रेम्स बहुत जगह पर नहीं है, चार्जशीट दाखिल करने का ही दिया हुआ है या हमारे सामने प्रोडक्शन का दिया हुआ है। रिपोर्ट कब तक देनी है, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिपोर्ट कब तक देनी, कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन हम लोग टाइम दे सकते हैं। ये टाइम है, इतने टाइम तक हमें रिपोर्ट दी जाए कि क्या हुआ इस केस में, या एक्शन टेकन रिपोर्ट हम माँगते हैं, एटीआर। और बाकी सब कानून ने एक छोटा टाइम फ्रेम जो बना रखा है, जैसे कि पॉक्सो के केसेस विदिन 1 ईयर बोला है कि डिस्पोज़ ऑफ खत्म हो जाने चाहिए, या जो भी डिसीजन के साथ में। लेकिन तो नहीं हो रहे ना, केसेस बहुत हैं। तो जो टाइम फ्रेम की बात की जा रही है, वो टाइम फ्रेम में काम कितना हो पा रहा है? काम नहीं हो पा रहा है उतना, क्योंकि बहुत केसेज़ हैं। कई बार जो हमारे पुलिस वाले होते हैं, उनको जब 48 आवर्स के विदिन हमें प्रोड्यूस करना होता है। अभी कल ही परसों आए, कम से कम 20-25 दिन के बाद लेकर जब आई हो, तो मैंने उसको बोला कि इतने दिन का गैप कैसे आ गया भाई? कहाँ थे? मैडम मैं बिज़ी थी, कोर्ट में केसेज़ थे, मैडम वो केस था, मैडम ये केस था, मैडम ये था। तो वो आईओ को पता है कि उसको लाना है यहाँ पर, और बिना हमारे लाए केस क्लोज़ नहीं हो सकता। केस उनके एफआईआर से भी वो छूट नहीं सकते, लेकिन वो नहीं ला पा रहे हैं। क्या या तो शाम के 4 बज रहा होगा, 5 बज रहा होगा, क्योंकि 5 बजे हमारा ऑफ़िस उठ जाता है। तो 5 बजे के बाद जैसे कोर्ट उठ जाती है 4 ब प 5 बजे, तो कोर्ट में भी आप 5 बजे के बाद थोड़ी ना जा सकते हो। कंप्लेंट एक एप्लीकेशन ही तो दे सकते हो। ऐसे ही हमें एक इन्फॉर्मेशन ही दे सकते हैं 5 बजे के बाद, मैडम एक ऐसी बच्ची मिली है, हम इसको यहाँ सेंटर पे रख रहे हैं, वन स्टॉप सेंटर पे, कल ले आएँ, कल आप बैठे हो। हाँ, यही तो दे सकते हो। तो वो टाइम फ्रेम की बात जो है, वो केसेस इतने हैं, पॉपुलेशन इतनी है, काम इतना है कि इसमें अकाउंटेबल होते हुए भी कई बार तो जजेस भी लीनिएंट हो जाते हैं, कई बार बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं जजेस, और कई बार मैटर बिगड़ भी जाते हैं टाइम फ्रेम में अगर आप काम नहीं करेंगे। जैसे हमारा मैटर एक बिगड़ा था एमटीपी का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, कि बच्ची ने भी बोल दिया एमटीपी में जाना है, उसने भी बोल दिया। आईओ के पास टाइम नहीं मिल रहा था कि वो कैसे करे, क्या करे? लड़की 18 साल की है कि 17 साल की है, डिफाइन नहीं हो पा रहा था। बोन ऑसिफिकेशन कराना है, हमने बोल दिया कि नहीं माइनर है, आप ले जाओ एमटीपी के लिए। करते-करते वो इतना टाइम बीत गया कि बच्चे का एमटीपी पॉसिबल ही नहीं हुआ होगा। उसको बच्चा डिलीवर करना पड़ा, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने बोल दिया कि अब इट्स नॉट सेफ फॉर हर टू गो फॉर एमटीपी। कोर्ट ने कहा कि बच्ची बोल रही है एमटीपी करना है, माँ बोल रही है एमटीपी करना है, आप करो एमटीपी। बोर्ड ने बोला हम नहीं करेंगे एमटीपी। ये भी केस है एक। मैंने आपसे इतनी सारी बातें की, डिफरेंट टाइप के क्राइम समझे, कानून में उनके क्या प्रावधान है, सीडब्ल्यूसी का रोल क्या है, एज ए सिटीजन मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं जब भी आपसे बात करता हूँ, लाइक एनी शिष्टाचारी सिटीजन, आप भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हैं, मैं भी आपको नमस्ते करता हूँ। व्हाट इज़ गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून इन योर प्रोफेशन? मतलब इतना सब कुछ आप देखते हो, राइट? अगेन क्वेश्चन इज कि पत्थर हो चुके हो, या इज देयर अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड देयर सम मोटिवेशन दैट यू ड्रॉ आउट ऑफ इट? मतलब कुछ है भी, क्योंकि मैं आपके साथ इतनी देर में बैठ के थोड़ा सा आई वांट टू काइंड ऑफ सिट डाउन इन अ कॉर्नर एंड एब्जॉर्ब जो भी आप कुछ बोल रहे हो, और आप ये रोज सुबह से शाम लॉग ऑफ हो पाते हो। और मतलब इज देयर अ कोई ऐसा भी केस आया कि जिसने आपको बहुत प्रेरणा दी हो, कि बच्चे की कुछ किसी बच्चे से आपको प्रेरणा मिली हो? बच्चे से प्रेरणा देखिए आपने बोला ना लाइट इन द टनल एट द एंड ऑफ द टनल, है ना? ये एग्ज़ैक्टली वही है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 बच्चे, या मैं कह रही हूँ महीने के हम लोग 50 बच्चे देख रहे हैं, उसमें से अगर हम 2 का भी भला कर पाए, या 2 को भी हमने राइट गाइडेंस देके राइट चीज़ उसके लिए कर पाए, तो हमें लगता है यस हमने कुछ किया। और हमारे कमिटी में हम लोगों ने बहुत ऐसे काम किए हैं। यहाँ पर हम लिस्ट नहीं बता सकते कि बच्चों का कैसे-कैसे भला, जैसे सिर्फ़ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं। उनका एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि स्पेशल स्कूल में होना है। एक बच्ची है माइल्ड ब्लाइंडनेस है उसको, और स्पेशल चाइल्ड भी है, आईक्यू लेवल कम है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एचआईवी पॉजिटिव है बच्ची। हमारे ब्लाइंड के जो स्कूल हैं एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि नहीं मैडम ये कंटिन्यूअस आती नहीं है, इसलिए हम इसको रख नहीं सकते। उन होम के इंचार्जेस से बोल रहे हैं, हमारे होम में है वो बच्ची। तो सोचिए यहाँ पर इंटरवीन किया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने, कॉल किया मैंने कहा कि मेरे उस पे आप प्लीज़ रखिए बच्ची को एटलीस्ट। और वो बच्ची डेली सुबह जब उसके होम के सारे बच्चे जा रहे होते हैं ना स्कूल, वो भी तैयार होती है
कि मैं भी स्कूल जाऊँगी, और वो थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब है तो पूरा करेगी ऐसे, नहीं मैं भी जाऊँगी स्कूल। उसका कोई नहीं है, माँ-बाप नहीं है, डेथ हो चुकी है। तो बाकी बच्चों का जो कॉलिंग वाला टाइम होता है ना, 1 हफ्ते में 1 दिन कॉलिंग होती है, माँ-बाप जो अगर हैं या एक्सटेंडेड फैमिली है, अब उसको भी बात करनी है। तो उसके होम का जो वेलफेयर ऑफिसर है, वो उसको फ़ोन करके बात करता है एंड शी इज़ हैप्पी। वो आती है, वो बताती है आज मैं स्कूल गई थी। मैंने कुछ दिन पहले तो जो ब्रेल का वो सीख रही है ना ब्लाइंड स्कूल में, वो लेकर आई। देखो, देखो। तो उस बच्चे के लिए जो मैंने 4 महीने के लिए भी स्कूल में जो एडमिशन कराया ना, आई वाज़ हैप्पी। ऐसे ही एक और हैं, डेफ एंड डम्ब हैं, उनका एडमिशन कराया क्योंकि इस बार वो नहीं है, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, आप जाओ बाद में आना। देन वी हैव टू कॉल द डिप्टी डायरेक्टर्स एंड ऑल, सर प्लीज़ करवा दीजिए एडमिशन। लेकिन हुआ। अब उन बच्चों के लिए क्या आपको लगता है कि वो चाचा, ताऊ, मामा के यहाँ होते तो वो इतने उससे काम कर रहे होते इसके लिए? इन बच्चों के लिए? अरे एडमिशन नहीं हो रहा, छोड़ो ना, कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बैठा के रखो। कौन भागेगा बार-बार? क्योंकि ये आता है, मैडम हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कैसे आएँ बार-बार? आप लोग तो बार-बार बुलाते हो। क्योंकि एक अकाउंट में साइन होना होता है गार्डियन का, उसके लिए नहीं आते हैं। और बच्चे का हमारा अकाउंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। अकाउंट बन जाएगा तो एचआईवी पॉज़िटिव बच्चों को पैसा मिलेगा सरकार से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको और लोगों को पता ही नहीं, जो मुझे भी नहीं पता था पहले। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट बहुत कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम्स सही हाथों में जाए और सही लोगों के पास जाए। तो जब हमारे पास में वो बच्चे आते हैं, हमें पता है ना गवर्नमेंट की स्कीम्स, हम तो दिलवा पा रहे हैं ना, उन बच्चों का भविष्य एक सिक्योर कर पा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि एकदम सही है कि हम बहुत अच्छा कुछ नोबल काम कर पा रहे हैं, चाहे इस पोज़ीशन पे कर पा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने क्योंकि हमें दिया हुआ है वो ताकत, कि आप भला करो इस बच्चे का, सही जगह बैठाओ इस बच्चे को या इसका भविष्य बनाओ। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे कभी पढ़ना ही नहीं चाहते थे, जो बच्चे सड़क पे थे, जो 2-3 सड़क के बच्चों को, एक बच्ची को उसकी माँ ने उसका एडमिशन कैंसल करा दिया, टीसी निकलवा ली। कहती मम्मी ने तो स्कूल से नाम कटवा दिया। मैंने कोई बात नहीं बेटा, हम नाम लिखवाएँगे लिखवाएँगे। हमने लिखवाया उसका नाम दोबारा से। तो अगर हम ये छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा काम भी उन बच्चों के लिए कर पा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि बहुत ज़रूरी है ऐसे एक्ट्स, बहुत ज़रूरी हैं ऐसे काम, और बहुत ज़रूरी है ऐसी सरकारें जो वाक़ई में बच्चों के लिए या बच्चों के हिसाब से चलेंगी, सोचेंगी। सो मैम, आपने हमने इतने टॉपिक्स पे बात की, एंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने ये स्टोरी शेयर नहीं की होती तो मैं बहुत ही निराश जाता, बहुत ही डिस्टर्ब जाता। बट ये बात सुन के मेरे को लगा कि आप भी चैन की नींद बहुत सोती होंगी, क्योंकि एंड में जो रिजल्ट्स हैं दैट आर वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। मैम, तो कोई, क्योंकि आपने इसमें चाइल्ड वेलफेयर की भी बात की, हम इसमें थोड़ा सा डेविएट होके, विच वाज इंपॉर्टेंट, हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर भी बात की। सो आर देयर, हाउ डू यू वर्क, आर यू एसोसिएटेड विद, अपार्ट फ्रॉम द लीगल सिस्टम, कोई और भी एजेंसीज होती हैं या थर्ड पार्टीज होती है जिनके साथ आप एसोसिएटेड रहती हैं, एंड मतलब as in your position you are associated with them, and how does it go? देखिए, अवेयरनेस बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, और अवेयरनेस इज़ द की, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अवेयरनेस इज़ द की। तो मैं एक संस्था है, एंड वेरी प्राउडली आई एम सेइंग कि नो मीन्स नो है, एंड दे आर वर्किंग वेरी गुड। जो सेशंस वो लेते हैं, पॉक्सो का सेशंस लेते हैं, और उसमें एज़ अ गेस्ट मुझे इनवाइट करते हैं, तो मुझे ये लगता है, और हर बार जैसे अगर वो आई एम हैप्पी कि वो हर बार मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मेरा भी बताने में मुझे अच्छा लगता है कि जितने ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है कि पॉक्सो के केसेस क्या हैं और उनकी प्रोसीजर्स क्या है, क्योंकि लोगों को देखिए एक हौवा है, पता नहीं पुलिस क्या कहेगी या पता नहीं क्या प्रोसेस है, पता नहीं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में नहीं पता है। और ये नो मीन्स नो ने जिसने भी सोचा है उस टीम में कि नो मीन्स नो के प्लेटफॉर्म पे रेखा शुक्ला एज़ अ मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बुलाया जाए, तो मैं वाक़ई में उनको शाबाशी दूँगी, थैंक यू भी करूँगी, क्योंकि लोगों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कइयों को तो पता ही नहीं है, और रोल तो बिल्कुल ही नहीं पता है। तो इट्स गुड कि ऐसी जगह से अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, और जितना ज़्यादा हो पाए, आई एम ऑलवेज़ देयर टू टेल देम अबाउट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और जो भी पॉक्सो के केसेज़ का क्या प्रोसीजर है। तो अच्छा लगता है ऐसे जुड़े हुए, और ऐसे कई और जगहों पर मैं हूँ। So ma'am, thanks for sharing that. And
आई विल रिक्वेस्ट whosoever इज वाचिंग दिस कि जो मैं मैम से भी बात कर रहा था कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि किस टाइप के किस लेवल तक की क्राइम और लीगली कॉम्प्लिकेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड वेलफेयर। मुझे नहीं पता था कि चाइल्ड वेलफेयर नाम की कोई कमिटी पढ़ा था ऐसा न्यूज़पेपर्स में कि सीडब्ल्यूसी होता ही है, बट क्या रोल होता है, कैसे वर्क करते हैं, पुलिस के बारे में कि वो बच्चों के लिए कितनी सेंसिटिव है, और जिसकी धारणा हम कुछ और बना के चलते हैं कि नहीं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हार्ड हो चुके होते हैं। काफ़ी चीज़ें थी जो मेरे को नहीं पता थी, एंड इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे मैसेजेस जाते रहें, ऐसी एजुकेशन लोगों को मिलती रहे, ताकि भगवान ना करे कि किसी के साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना हो या ऐसी कोई विपदा आए, तो एटलीस्ट उन्हें पता हो कि हाउ टू रीच आउट, हाउ टू गो अबाउट इट। सो वंस अगेन मैम, मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आप आए, आपने इतना टाइम अपना निकाला, अपनी छुट्टी कॉम्प्रोमाइज़ की इस टाइम के लिए, बट ठीक है क्योंकि आप अवगत कराना चाहती थी, सबको अवेयर कराना चाह रही थी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नो टू एंड इट ऑन सच अ पॉजिटिव नोट कि इट्स ऑल वर्थ इट। इट्स ऑल वर्थ इट। थैंक यू मानस बुलाने के लिए, एंड आई एम हैप्पी कि मैं कुछ ऐसी बातें शायद बता पाई हूँ लोगों को जो नहीं पता थी, जैसे आपने बताया आपको नहीं पता थी। एजुकेटेड लोगों को भी नहीं काफ़ी कुछ पता होता है, हम लोगों को भी नहीं पता था जब तक मैं नहीं थी। तो एंड आई एम प्राउड, आई एम हैप्पी कि मैं कुछ काम कर पा रही हूँ सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच, एंड व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि डू कमेंट एंड गिव योर फीडबैक, and if you like it, do like and subscribe and suggest what kind of guests you would want to have, and then till then keep watching Manas Verse. Thank you so much.